जो कि रहने वाला है एग्रीकल्चर। ओके, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिए। वॉइस नहीं आ रही, अभी आ रही होगी। चलो 2 मिनट अभी, लेट आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सर हम स्टेबल बर्निंग को रोक नहीं सकते क्या? नहीं, रोक तो सकते हैं, लेकिन अभी जो भी मेथड्स हैं हमारे पास वो काफ़ी कॉस्टली है ना, इसलिए किसान उसको अपनाते नहीं हैं। उनको सिंपल और आसान तरीका लगता है उसको जलाना ही। चलो भाई, तो शुरू करते हैं। आज एग्रीकल्चर कल्याणपुर से आए थे। कौन? ओके, तो ट्रैक्टर तो ले आओ। अच्छा, हाँ, तो भाई सभी लोग अपना अपना ट्रैक्टर निकाल के ले आएंगे। आज खेती बाड़ी करेंगे हम लोग, ठीक है। ये घोड़े से खेती बाड़ी कौन करता है भाई? ये तो पहली बार देख रहा हूँ यार, घोड़े से खेत जोतवाया जा रहा है। ये भी होता है क्या? क्यों? हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा सभी को। कतकी पूनो। चलो राधे राधे सभी को, स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फार्मिंग यहाँ पे देखेंगे, कृषि के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो कृषि के 3 प्रकार होते हैं मेनली, जो यहाँ पर अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग। तो ये हमारे कुछ प्रकार हैं फार्मिंग के, कृषि के कुछ प्रकार हैं। आदिम निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक निर्वाह कृषि, ठीक है, सॉरी वाणिज्यिक कृषि। ये हमारे कुछ टाइप्स हैं जिसमें हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आप ये सारी चीज़ें पढ़ें उससे पहले प्रिमिटिव और सब्सिस्टेंस शब्द का मतलब समझिए। प्रिमिटिव का मतलब होता है जो बहुत ही हम पुराने जो हमारे टूल्स होते हैं उनका अगर इस्तेमाल करें तो उनको बोलते हैं प्रिमिटिव टूल्स। प्रिमिटिव में जैसे फावड़ा हो गया, खुरपी हो गया, इन सब चीज़ों का अगर इस्तेमाल करें जो बाबा आदम ज़माने की चीज़ें हैं। आदिम निर्वाह कृषि बोलते हैं, आदिम, वो आदिम है। प्रिमिटिव समझ गए? प्रिमिटिव का मतलब होता है बहुत ही पुराने टूल्स का यूज़ करना, ठीक है। बैल वैल यूज़ कर रहे हैं या फिर फावड़ा खुरपी ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स और या फिर इन सब का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ट्रैक्टर वगैरह कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही है। देन अगर बात करें सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है निर्वाह, कि अपने निर्वाह के लिए जो कृषि करी जाती है वो सब्सिस्टेंस कहलाती है, यानी कि अपना पेट भरने के लिए और थोड़ा बहुत जो बच गया उसको मार्केट में बेच दिया, दैट इज़ कॉल्ड एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ये एक ऐसी सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, यानी कि एक ऐसी फार्मिंग है जहाँ पर हम सिर्फ अपने खाने के लिए उगा रहे हैं और प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करके, जैसे कि गाइस खुरपी, दाव, ठीक है, खोदने की लकड़ी, और ये सब पारिवारिक सामुदायिक श्रम की सहायता से किया जाता है। यानी इसमें इंटेंसिव लेबर नहीं लगाई जाती है, कहीं से बाहर से लेबर ला के लगाई जाए। कोई बहुत अच्छे सीड्स नहीं यूज़ किए जाते हैं, कोई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पर जो कर रहा है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन सबको अफोर्ड कर सके। तो यहाँ पर इस तरह की खेती करी जाती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सूटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस। इस प्रकार की खेती मानसून, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और अन्य पर्यावरण परिस्थितियों की अनुकूलता पर निर्भर करती है। इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो कहाँ हैं वो लोग जो बोल रहे थे कि सर प्रिमिटिव, सॉरी ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं पढ़ाया? तो आप पढ़ लो आके। तो इसको हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बिकॉज यहाँ पर इसी तरीके से होता है, यानी कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही करी जाती है। स्लैश एंड बर्न शिफ्टिंग क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। अब होता क्या है कि खासकर जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि पूरा ये जितने 7 सिस्टर्स हैं, यहाँ आप चले जाओगे तो यहाँ पे ट्राइब्स हैं, काइंड ऑफ नोमैडिक टाइप हैं। नोमैडिक का मतलब है कि घुमंतु हैं, यानी कि ऐसा कोई परमानेंट इनका स्थान नहीं है, निवास स्थान नहीं है। तो ये क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाओ या छत्तीसगढ़, इधर जो ट्राइब्स रहती हैं, यहाँ जंगल वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। ये क्या करते हैं, जंगल को उसको साफ़ करते हैं, काटते हैं पेड़ों को, उसको जलाते हैं, जो भी अवशेष होते हैं उससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है और वहाँ पर खेती करते हैं। तब तक खेती करते हैं जब तक कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी लूज़ नहीं हो जाती, और जैसे ही लूज़ हुई दे शिफ्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द लैंड। वो दूसरे पार्ट ऑफ लैंड जाएंगे, उसको क्लियर आउट करेंगे, उसको जलाएंगे, वहाँ पे खेती करेंगे। तब तक यहाँ पर
कुछ उग आएगा, फिर यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके से, या फिर सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो वापस लौट आएगी तो फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से उनका स्लैश, काटना और जलाने वाला एग्रीकल्चर चलता है। तो इसीलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। समझ में आ रही चीज़? शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और शिफ्ट करके क्या कर रहे हैं, स्लैश कर रहे हैं, काट रहे हैं पेड़ों को और जला रहे हैं उनको। दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट एज इट कॉजेज एयर पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड द सॉइल लूजेज इट्स प्रोडक्टिविटी। है ना, 3 मायनों में एनवायरमेंट के लिए सही नहीं है। पहले तो आपने पेड़ काटे जो कार्बन सिंक थे। अब कार्बन सिंक क्या होते हैं, तो अभी सीजीएल में क्वेश्चन भी आया था इन पे कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, वैसे तो एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे इस चीज़ को कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या होते हैं। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है, फिर कार्बन को ट्रैप करने के लिए, उसको ट्रैप करने के लिए कुछ सोर्सेज बनाए जाए। जैसे ही हमारे पेड़ पौधे होते हैं, दे आर दी बेस्ट सोर्सेज, दे एक्ट एज द बेस्ट कार्बन सिंक्स, बिकॉज वो CO2 को यूज़ करते हैं, O2 रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट, हमें पता है। इसी को कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। क्या? जहाँ कार्बन को ट्रैप किया जाता है। जरूरी नहीं प्लांट्स के थ्रू ही हो, प्लांट्स तो एक माध्यम है, बता रहा हूँ। तो एक तो वो CO2 अब्जॉर्ब नहीं होगी, प्लस जो CO2 उनमें थी एब्जॉर्ब वो बाहर निकलेगी, प्लस आपने क्या किया, उसको जलाया, और जलाने से CO2 नहीं, ना जाने कितनी जहरीली गैस निकलेंगी, ठीक, प्लस सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी बहुत तेज़ी से आप खा गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे ये चीज़ें हमने बेसिक जाने कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक तरीके का प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का उदाहरण है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब ये पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ में ये इसको प्रैक्टिस किया जाता है और अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इंडिया में भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है और इसको वहाँ पर भी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है इंडिया में। लेकिन पहले हम जानेंगे वर्ल्ड में किन अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर बात करेंगे इंडोनेशिया में लड़ांग, मेक्सिको में मिल्पा, श्रीलंका में छेना, वेनेजुला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका और वियतनाम में रे। याद कैसे रखेंगे? इंडो पाक की लड़ाई होती रहती है, इंडो पाक, इंडिया पाकिस्तान की ना, तो इंडो लड़ांग, ठीक है, लड़ाई होती रहती है। एम से मिल्पा, एम से मेक्सिको, ठीक है। श्रीलंका के लोग ऐसे, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। श्रीलंका के लोग मतलब ऐसे गोरे नहीं होते हैं, तो वो छेना खाते हैं कि वो गोरे हो जाएंगे। जैसे आपने छेना देखा होगा ना, छेना समझते हो? तो छेना एकदम पूरा वाइट वाइट सा जो होता है, स्पंजी सा, रसगुल्ले की तरह, तो वो छेना, ठीक है। तो वो खाते हैं क्योंकि वो वाइट सा होता है, तो उनको लगता है वो खाने से वो गोरे हो जाएंगे। मतलब याद करना है, ठीक है, ज़्यादा ज्ञान मत देना कि ये वो सर, ठीक है। हाँ, याद करने के लिए बता रहे हैं। देन ब्राज़ील की अगर बात करें तो ब्राज़ील में क्या होगे तुम, ठीक है, ब्राज़ील में तुम क्या करने गए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने गए, लेकिन ब्राज़ील में तुमको रोक लिया गया, या फिर तुम्हारा कोई दोस्त है उसका ब्राज़ील में रोका हो रहा है, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। रे नाम का लड़का, रे नाम वियतनाम, रे नाम का एक लड़का है, ठीक है, रे नाम का एक लड़का, रे नाम वियतनाम, ठीक, वेनेजुला कोनू को। अच्छा, वेनेजुला में ग्रासलैंड्स को क्या बोल रहे थे बताओ, और ब्राज़ील में क्या बोल रहे थे? तो BC कंपोस्ट बोल रहे थे यहाँ पर ग्रासलैंड्स को, और यहाँ पर क्या बोल रहे थे? थानोस लानोस, है ना। चलो अब आते हैं अक्रॉस इंडिया जो डिफरेंट नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत में जो अलग अलग नाम होते हैं उनसे जो जाना जाता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो राजस्थान में वॉल्ट्रे, ठीक है, आपको तो याद है क्या सर? क्या रोको, यस, ठीक है। तो राजस्थान में वॉल्ट्रे के नाम से जानते हैं, तो याद कैसे रखेंगे? बलराज, वलराज याद करो, वलराज, ठीक है। झारखंड में कुरुवा, खंड, खंड का मतलब होता है कोई चीज़ टूट जाना, और जब कोई चीज़ टूट जाती है तो कोई रोने लगता है, उसको हम बोलते हैं कुरुवा, ठीक है। जब कोई चीज़ टूट जाती है, जब खंड खंड हो जाती है, तो क्या बोलते हैं? कुरुवा। ओके, एक सेकंड रुकिएगा। ओके, ठीक है, तो कुरुवा। देन आते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में झूम के नाम से जानते हैं। अब याद कैसे रखेंगे? तो नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट हैं? नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स हैं। ये कौन सा स्टेट है जरा बताओ, ये कौन सा है? जल्दी बताओ, ये विच स्टेट इज़ दिस? और देख के मत बताना, अपने आप से बताना। तो ये कौन सा राज्य है? ये असम, ये अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणा मामी, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। तो ये सब 7 सिस्टर। सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता, ध्यान रखना। तो जो भी 7 सिस्टर है यहाँ पर झूम के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ झूम जाते हो। जब तुमसे पूछो मणिपुर तो तुम बताते हो मिजोरम, जब तुमसे पूछो मिजोरम तो तुम बताते हो त्रिपुरा, तो तुम झूम जाते हो यहाँ पर, इतने सारे राज्य हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में झूम के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ दीपा,
छत्तीसगढ़ में बस्तर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, और कल छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में एक्सीडेंट हो गया, मालगाड़ी रेलगाड़ी आपस में, मालगाड़ी और जो पैसेंजर गाड़ी वो आपस में टकरा गई, आई थिंक 7 लोगों की डेथ हो गई। इतने तो कल परसों जयपुर में डंपर वाले ने उड़ा दिए, मतलब इतने एक से एक, सीधे इनको तुमको नहीं लगता फांसी होनी चाहिए इनको, ऐसे नशे में था वो धुत हरामखोर। और पीछे लिखवा रखा था पता नहीं क्या कि दम है तो आगे निकल के दिखा, ऐसे करके कुछ, जयपुर में ऐसे ऐसे नशेड़ी गंजेड़ी पड़े हुए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में झूम के नाम से जानते हैं और छत्तीसगढ़ में दीपा के नाम से जानते हैं। तो याद इस तरह को, दीपा नाम की कोई लड़की है, वो बस्ता लेके छत्तीसगढ़ मतलब छत में जा रही है, तो बस्तर छत्तीसगढ़ दोनों याद हो जाएगा आपको। दीपा को लड़की वो बस्ता लेके, बस्ता समझते हो बैग, तो बैग लेके छत्तीसगढ़ में छत में जा रही है, तो छत्तीसगढ़। उड़ीसा में बात करेंगे तो पामा डाबी और भृंगा के नाम से जानते हैं। तो ऐसे याद करो कि टीना डाबी उड़ीसा में है, कुछ ऐसे रिलेट कर लो। देन आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा के नाम से जानते हैं। जैसे हम आंध्र प्रदेश का एक डांस पढ़ते हैं, क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी, तो पोडी पेडू पांडा ये सब जो है कहाँ पर है आपका, आंध्र प्रदेश में है। देन वेस्टर्न घाट की अगर बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट आपका वहाँ पर कुमारी के नाम से जाना जाता है। तो याद ऐसे रखेंगे कि जो अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार, ठीक है, अक्षय कुमार, वो वेस्टर्न घाट में जो है उछल कूद मचा रहा है ऐसे। मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया के नाम से जानेंगे। तो ऐसे याद कर लो कि देवर जी दही खा रहे हैं मध्य प्रदेश में, देवर जी दही खा रहे हैं मध्य प्रदेश में, ऐसे याद कर सकते हो। और राजस्थान तो हमने देख ही लिया। तो ये सारे स्टेट आपको याद करने हैं, प्लस साथ ही साथ आपको यूटी याद करनी है। अंडमान निकोबार में भी ध्यान रखना, इसी नाम से जानते हैं, दीपा नाम से, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में। दम है तो रोक के दिखा ऐसा कुछ। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है, कृषि के प्रकार में दूसरा नंबर। अभी तो हमने देखा था पहला नंबर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब आते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस यहाँ पर भी है, यानी कि यहाँ पर भी मेनली अपने खाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि खाने के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत बच जाता है, उसको बेच देते हैं। जैसे कि, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, ज़मीन है तो उसमें गेहूँ हो गया, ठीक है, धान हो गई, बाकी लाई हो गई, जैसे अभी तो लाई का समय है, तो ये सब उगाया जाता है, हम लोग अपने लिए रख लेते हैं, सब लोग मतलब पूरा जॉइंट फैमिली हमारा, तो हम लोग रख लेते हैं और उसके बाद जो भी बचता है उसको बेच देते हैं। तो ये है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। और वहाँ पर हम ट्रैक्टर और हल ये सब जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत। तो ये आपकी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाएगी। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन एरियाज विद हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। ये उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। दबाव अधिक होता है का मतलब ये है कि छोटा पार्ट ऑफ लैंड पे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है। क्योंकि छोटा पार्ट ऑफ लैंड है, ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है, तो भाई वहाँ पर प्रोडक्टिविटी मैटर करेगी कि कितना प्रोडक्शन निकल के आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट वो सभी लोगों की जो नीड्स है उसको फुलफिल कर सके, ठीक है। तो कंट्रीज़ जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जहाँ पर लैंड एरिया कम है जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, के हिसाब से अगर लैंड कम है तो वहाँ पर इस तरीके की फार्मिंग प्रैक्टिस करी जाती है, गहन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंस होता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स डाले जाते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था, मतलब सब्सिस्टेंस वाले में वहाँ पर कोई इनपुट नहीं डाला जा रहा था। अगर आपने नोटिस किया हो, कोई इनपुट नहीं डाला जा रहा था, कोई ऐसी खाद नहीं डाली जा रही थी, कुछ भी ऐसे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स का ट्रैक्टर वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया जा रहा था। जो भी सब हो रहा था नेचुरल तरीके से सारी चीज़ों को ग्रो किया जा रहा था, है ना, सारी चीज़ें नेचुरल तरीके से हो रही थी। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। देन थ्रू राइट ऑफ इनहेरिटेंस डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन हैज रेंडर्ड लैंड होल्डिंग अनइकोनॉमिकल इन साइज। मतलब उत्तराधिकार के अधिकार के माध्यम से भूमि का उत्तरवर्ती पीढ़ियों में विभाजन भूमि धारण को आकार में अलाभकारी बनाता है। मतलब, अब मतलब ये है कि जैसे मान लो इतनी पार्ट ऑफ लैंड है, ठीक, अब जैसे कि ये तुम्हारे पापा, तुम्हारे बाबा की ज़मीन थी, तुम्हारे पापा 3 भाई थे, ठीक है, तुम्हारे पापा 3 भाई थे, तीनों भाई के अब 2-2 लड़के हो गए, ठीक है, तीनों भाई के अब क्या हो गए, 2-2 लड़के हो गए। तो अब मुझे बताओ ये जो 2-2 लड़के हो गए ये कैसे बट जाएगी, ऐसे बट जाएगी ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ये थोड़ा पर्सनल एग्जाम्पल हो गया था, लेकिन ठीक है, यही होता है। ओके, तो
ठीक है, तो इस तरीके से है। ओके, कि 3 पार्ट ऑफ लैंड थे। पहले तो एक लैंड था आपके, मान लेते हैं बाबा का, ठीक है। फिर आपके पापा 3 भाई हुए तो 3 पार्ट में बटा। फिर आप 2 भाई हो, ठीक है, अपने पापा के, तो इस तरीके से वो लैंड बटता गया। फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, मान लो तुम्हारे बच्चों के बच्चे होंगे, फिर वो बटेगा। तो इससे क्या होगा, इससे लैंड बट रही। तो इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर एक पार्ट ऑफ लैंड होता है, तुमने सुना होगा पूरा चक का चक मिल गया, चक का चक मिल गया, मतलब पूरा जो है बड़ा पार्ट ऑफ लैंड जब मिल जाता है तो उसमें खेती करना आसान होता है। आसान का मतलब है कि वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाई जा सकती है, कि भाई एक ही खेत में, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रॉप हमने बो दी, अब क्योंकि एक ही क्रॉप बोई है बड़े पार्ट ऑफ लैंड में, ठीक है, तो इनपुट उतने नहीं लगे होंगे लेकिन आउटपुट यहाँ मैक्सिमम मिल जाएगा। यहाँ पे क्या, छोटा पार्ट ऑफ लैंड है, उसमें क्या ही कर लोगे तुम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन ऑफ लैंड, ठीक है, मार्जिनलाइजेशन ऑफ लैंड इसको बोलते हैं, ठीक है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से डिवीजन ऑफ लैंड हो जाता है, तो ये जो है अनइकोनॉमिकल हो जाती है साइज में। क्या? हाँ, सुनने में तो आ रहा है आर्यन चौधरी। हम मूसाहार हैं, हमारे पास ज़मीन नहीं। अच्छा, वही जिस पे भी वो कौन सा न्यूज़ पिंच करके उसने वो बनाया था, वही कम्युनिटी क्या? ओके, सर वो लास्ट वाले की ज़्यादा, मतलब क्या लास्ट वाले की ज़्यादा है? अच्छा, लास्ट वाले के हिस्से में ज़्यादा ज़मीन आ गई। हाँ, ये तो चलता ही है, ज़मीनी विवाद नहीं हुआ क्या? थोड़ा विवाद वगैरह भी तो होगा। अब आते हैं वाणिज्यिक कृषि में, कॉमर्शियल फार्मिंग। क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट, यानी कि यहाँ पर फसल उगाई जाती है खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए, और पशुओं को बाजार में बिक्री के लिए पाला जाता है। मेन यहाँ पे ये होता है। देर इज़ अ यूजेज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे हाई वैरायटी सीड्स यूज़ हो गई, केमिकल फर्टिलाइज़र हो गए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। तो मेन यहाँ पे है कि भाई बेचने के लिए बस हो रहा है, तो देखा ही नहीं जाएगा। जैसे काफ़ी सारे किसान हैं पंजाब में, वो क्या करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन भी पढ़ेंगे तो काफ़ी फ़ायदा पहुँचा, तो वो दबा के प्रोडक्शन करते हैं, ऐसे सीड्स का यूज़ करते हैं जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन निकल के आए, उसको बेचते हैं, लेकिन अपने खाने के लिए या तो वो अलग से उगाते हैं, या तो वो जो है इधर यूपी बिहार वगैरह से मंगाते हैं, ठीक है। वो अपने लिए अलग से, खाने के लिए अलग होता है उनका, ये होता है बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर खूब ढेर सारा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर सब कुछ डाला गया, सो दैट कि प्रोडक्शन मैक्सिमम हो। दूसरे मरे सो मरे, हमें बस अच्छा जाना चाहिए अंदर। क्यों? बात सही है कि नहीं? प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है? कॉमर्शियल फार्मिंग अभी हमने देखा, कॉमर्शियल फार्मिंग अभी हमने देखा कि भाई किस लिए करी जाती है, फॉर सेल इन द मार्केट। प्लांटेशन फार्मिंग की अगर बात करें, इट इन्वॉल्व्स फार्मिंग ऑन लार्ज एरियाज ऑफ लैंड टू मैक्सिमाइज आउटपुट एंड प्रॉफिट्स, यानी कि यहाँ पर भी वही है, यहाँ पे भी वही है कि भाई लार्ज एरिया ऑफ लैंड पे ग्रो किया जाता है टू मैक्सिमम आउटपुट एंड प्रॉफिट। मेन यहाँ पर है, कमर्शियल में भी प्रॉफिट है, प्लांटेशन में भी प्रॉफिट है। तो अंतर क्या है? अंतर ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटी ये है कि सेल के लिए ही करा जाता है। प्लांटेशन में कोई पशुओं को नहीं किया जाता है, रियर किया जाता है, ठीक है। हेयर एनिमल्स आर नॉट रियर्ड, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक बड़े पार्ट ऑफ लैंड पे, एक बहुत बड़े पार्ट ऑफ लैंड पे एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, दैट इज़ प्लांटेशन फार्मिंग। जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, ठीक है। बड़े पार्ट ऑफ लैंड में इनको ग्रो किया जाता है, इसलिए इनको हम प्लांटेशन क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। देन आते हैं ट्रक फार्मिंग पे। तो रीजन्स वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली, तो वेजिटेबल फार्मिंग को हम बोल सकते हैं दिस इज ट्रक फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक ऑन दी सेम फार्म। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग कैन हेल्प फार्मर्स जनरेट स्टेबल इनकम। ये क्या चीज़ है? जहाँ पर हम फसल भी उगाते हैं, जहाँ पे हम जानवर भी पालते हैं, जैसे कि गाय भैंस पाल लिया तो उससे दूध वगैरह भी बेच लिया, और क्या कर लिया, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर भी कर लिया। इससे स्टेबल इनकम ऐसे हो जाती है कि अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो दूध वगैरह सब बेच के भी काम चल जाएगा, या मुर्गी पालन कोई कुछ कर लेते हैं। तो खेती करना और पशुपालन करना दोनों सेम टाइम, उसको मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है फिर? मिक्स्ड क्रॉपिंग इज व्हेन टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड विदाउट फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर पैटर्न। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है? जहां पर हम एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हैं फसल लगाने के लिए। भाई मिक्स्ड फार्मिंग है, आप एग्रीकल्चर और एनिमल्स को साथ साथ कर रहे हो। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग है कि जहाँ पर सिर्फ आप एग्रीकल्चर ही कर रहे हो, लेकिन
मल्टीपल क्रॉप्स को उगा रहे हो, सीड्स ऑफ 2 डिफरेंट क्रॉप्स आर मिक्सड बिफोर सोइंग, बोने से पहले मिक्स कर देते हैं, तो कोई फिक्स पैटर्न में तो उगेगी नहीं, जहाँ जिसका बीज पड़ गया वो उग गया। यहाँ पर क्या है, मिक्स नहीं किया जाता है, इंटरक्रॉपिंग में एक पैटर्न में लगाया जाता है, ये क्रॉप 1 हो गई, ये क्रॉप 2 हो गई, तो इस तरीके से पैटर्न फॉलो किया जाता है, दैट इज इंटरक्रॉपिंग। जहाँ पर पहले बीज को मिक्स करके डाल दिया ऐसे ही, तो वो मिक्सड क्रॉपिंग है, यानी कि कोई पैटर्न को फॉलो नहीं किया। दिस मिनिमाइजेज द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर एंड दिस इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, और ये क्रॉप फेलियर को जो है मिनिमाइज करता है उसके रिस्क को। मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ओके, चलिए अब आते हैं डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। हमने टाइप्स ऑफ अभी देखा कि फार्मिंग किस तरीके की होती है, हमने प्रिमिटिव सबसिस्टेंस देखा, हमने इंटेंसिव सबसिस्टेंस देखा, हमने कमर्शियल देखा, हमने प्लांटेशन देखा, और हमने उसके बाद अभी मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग भी देखी। अब आते हैं डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स, विभिन्न फसल ऋतु में समझते हैं। खरीफ, रबी और जैद, मेनली 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं इंडिया में। खरीफ की शुरुआत होती है मानसून के टाइम पे, जुलाई के टाइम पे, बोने का टाइम ये होता है, ठीक है, सोइंग का टाइम होता है, ये बुआई करी जाती है। और कटाई कब करी जाती है, अक्टूबर के टाइम पे, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे कटाई करी जाती है। जैसे सितंबर अक्टूबर के टाइम पे जब इनकी कटाई करी जाती है खरीफ की, तो राबी की बुआई कर दी जाती है, और राबी की कटाई करी जाती है अप्रैल में। अब अप्रैल में राबी की कटाई हो रही है, कटाई का सीज़न है, और खरीफ को बोया जा रहा है जुलाई के सीज़न में, यानी कि जब मानसून आ रहा है तब। तो मई और जून क्या होगा, मई और जून में जो है जैद चलेगा, ठीक है, मई और जून में जैद चलेगा। तो क्योंकि खरीफ जो है मानसून डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको मानसून क्रॉप्स के भी नाम से जानते हैं, जैसे राइस, सुगरकेन, जूट, कॉटन, टोबैको, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मिलेट्स, ये सब आएंगे आपके किसमें, खरीफ में। मिलेट्स वगैरह सब अभी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपका बाजरा, रागी, ज्वार, ये सब आता है। तो ये मिलेट्स जो हैं आपके खरीफ में भी आएंगे, खरीफ में आएंगे ये भी। तो आपका राइस हो गया, मतलब जो भी गर्मियों के टाइम पे आप ऐसे याद कर लो फसलें उगाई जाती हैं वो खरीफ के अंडर में आएंगी, और जो भी सर्दियों के टाइम पे उगाई जाती हैं तो वो आएंगी राबी के तहत, जैसे कि वीट, बार्ले, ग्राम, ग्राम मतलब चना, ठीक है, चना हो गया, मस्टर्ड यानी सरसों हो गई, लिनसीड जिसको अलसी बोलते हैं, अलसी बहुत फ़ायदेमंद है ना, बहुत फ़ायदा करती है अलसी, खासकर ब्रेन के लिए, ओमेगा 3 वगैरह भी होता है उसमें। देन मटर हो गई, देन आपकी रेप सीड हो गई, अंडी, अरंडी इसको बोलते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे अंडी बोलते हैं। इसका व्यापार था बेटा अपना, बचपन में व्यापार था अपना इसका, तो पता नहीं है, लेकिन हम इसके बहुत बड़े व्यापारी रह चुके। जो है एक बोतल लेते थे दोपहर के टाइम पे, ठीक है, एक बोतल लेते थे दोपहर में, बोतल देख रहे हो ये होती पिकासो वाली आर्ट, ठीक है। तो बोतल लेते थे और दोपहर में, एकदम गर्मियों में भरी दोपहर में, जब सब सो जाते थे, समझ रहे हो, मतलब ये है मेहनत, मेहनत देखो तुम, मेरे किस्से सुनोगे तो रो देगे। अरंडी जिसको हमारे अंडी बोलते हैं, उसका पेड़ होता था, ठीक है, तो उसके पेड़ में ऐसे, तो पता नहीं तुम लोगों को पता है कि नहीं, ऐसे ऐसे उसका फल होता है, तो क्या होता है गर्मियों में वो एकदम पक जाता है, फिर चटक चटक के उसके अंदर से ऐसे ऐसे इस शेप की होती हैं अंडी, अरंडी हल्की सी ब्राउनिश कलर की, उसको बोतल में भरते थे बीन बीन के, ठीक है, मी विथ 7 अदर्स, ठीक है, और फिर इसको बेचने जाते थे दुकान में, और जो पैसा मिलता था बेटा वो मेरी पहली कमाई हुआ करती थी, समझ रहे हो। तो व्यापार करना जो है बचपन बचपन से ही शुरू कर दिया था। हाँ, इसका बताते हैं जो है, तेल बनता है, जो तेल होता है इसका काफ़ी अच्छा माना जाता है। जैसे सेम तुम लोग भी कर चुके हो क्या, अच्छा 2 लीटर पेप्सी बोलते हैं यार ये, हाँ, उसे सांप डरते थे, चाहिए तो नहीं पता, चलो। तो इसका तेल बहुत फ़ायदा करता है, डाइजेशन में भी बताते हैं, डाइजेशन में फ़ायदा करता है, बाल लो में भी बहुत फ़ायदा करता है, काफ़ी गाढ़ा होता है, महंगा भी मिलता है, लेकिन तब हमें नहीं पता था कि हमारे इस अंडी को दुकान वाला कहाँ बेच रहा है और क्या किया जा रहा है इसका, लेकिन इतना पता था कि इसको बेच के जो है क्रीम वाला बिस्कुट मिलता है, ठीक है, वो आता था, तुम्हें पता है वो पेपर में लपटा हुआ आता था क्रीम वाला बिस्कुट, ऑरेंज ऑरेंज बीच में है तुम लोगों ने, वो कोई उसमें लेबलिंग नहीं होती थी। शॉर्ट क्रॉपिंग सीज़न, ठीक है, ज़्यादा शॉर्ट क्रॉपिंग सीज़न है मई और जून के टाइम का। एग्जाम्पल इसके हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर, फॉडर, फॉडर क्रॉप जो होती हैं चारा वाली, ये सब आती हैं इसी में आपकी, ठीक है। तो ये सर्दियों वाली हो गई, ये गर्मियों वाली हो गई, और ये इंटेंस भयंकर गर्मियों वाली हो गई, जिसमें कि आपका तरबूज, खरबूज, ककड़ी, चारा, ये सब फसलें आती हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसमें क्रॉपिंग सीज़न क्या है, कब बुआई, कब कटाई,
बहुत आसान है यार। गर्मियों में फिर अक्टूबर के टाइम पे जैसे दिवाली के टाइम पे कट जाएगा, फिर वो उग जाएगा। अप्रैल के टाइम पे कट जाएगा, होली के टाइम पे। होली के टाइम पे जब कट जाएगा तो मई जून में क्या होगा, मई जून में ज़ायद हो जाएगा, ख़त्म। ये थोड़ा सा आपको याद करना होगा, ठीक है। तो ये थोड़े से वैसे नहीं, अगर इंग्लिश मीडियम में हो आप तो इंग्लिश थोड़े से अंग्रेजी टाइप नाम लग रहे हैं। बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, लिंसीड, रेपसीड, कैस्टर। यहाँ क्या है, मेज, टोबैको, तम्बाकू, सोयाबीन, थोड़े से कॉटन, ठीक है। थोड़े से ऐसे नहीं रफ एंड टफ नाम टाइप लग रहे हैं। अब पता नहीं, मैंने तो भाई फील लेके याद दिया था, सच बताऊँ तो। अब फील आप मेरी ले पा रहे हैं, मेरी वाली फील है नहीं, वो तो नहीं, लेकिन भाई याद तो करना पड़ेगा इसको। मैंने फील लेके याद किया था, इसमें थोड़ा सा अंग्रेजी टाइप। मतलब ये से वीट और राइस है, ये तो सबको पता होता है भाई। मानसून के टाइम पे धान की खेती होती है क्योंकि तभी पानी लगेगा। शुगर केन भी एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। वाटर इंटेंसिव का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इसको पानी चाहिए। ये भी वाटर इंटेंसिव है, तो ये भी उसी टाइम पे होगी। बाकी तम्बाकू, मेज, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब जो है इसको ग्राउंड नट मूंगफली पढ़ो, ठीक है। तो ऐसे हिंदी टाइप या रफ एंड टफ नाम जो है इसके हों खरीफ के। यहाँ पे ग्राम, मस्टर्ड, बार्ले, पी, कैस्टर, रिप्स अंडी नहीं पढ़ना आपने, इसको कैस्टर पढ़ना है, ठीक है। मतलब पता है इसके साथ कब मेरा वो हुआ, ठीक है। कुछ तो ऐसा मुझे कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है। तो मैं ऑनलाइन ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था एंड वही सेड कैस्टर सीड्स, कैस्टर सीड ऑयल। मैंने कहा भाई कौन सी सीड, कैस्टर सीड, ये कौन सी नई सीड आ गई भाई, बड़ा तगड़ा नाम लग रहा है, कहाँ पाया जाता है। फिर उन्हें देखा ये तो अपनी अंडी है ये तो अपनी अंडी है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता था जो मैं बोतल में भर भर के बेचता था। तो कैस्टर, ठीक है। तो खरीफ ये हुई आपकी राइस, शुगर केन, जूट, कॉटन, मेज और सोयाबीन। रबी की अगर बात करें, वीट, बार्ले, मस्टर्ड, लिनसीड, अलसी, ये भी बहुत फ़ायदा करती है, ओमेगा 3 इसमें होता है, ठीक है। लिनसीड हो गई आपकी, जो वाटरमेलन सीड हो गई आपकी, सनफ्लावर सीड हो गई, काफ़ी अच्छी है। लिनसीड तो बहुत अच्छी होती है, अलसी बोलते हैं इसको, कैस्टर, ये देख रहे हो, यही है। जूम किया जाए, यही है वो, इसी को बोतल में भरता था मैं। ये पक जाता है ना फल, इसी के अंदर से निकलती है फूट फूट के। भाई बचपन के दिन ताज़ा हो गए भिंडी को देख के। तो ककम्बर, ठीक है, खीरा, ये सब जैद में आएंगे। खीरा, वाटरमेलन, मस्कमेलन, सब मेजर क्रॉप्स। अब हम क्या है, क्रॉप स्पेसिफिक पढ़ेंगे थोड़ा सा। जैसे राइस, तो राइस इज ऑल्सो नोन एज पैडी बिफोर प्रोसेसिंग, यानी कि जब धान बोलते हैं ना, धान ही चावल है, धान ही चावल है, ऐसे पैडी राइस है, ये धान है, ये चावल है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद अगर बात करेंगे। अच्छा, चाइना के बारे में ध्यान रखना, चाइना में जो एरेबल लैंड है, एरेबल लैंड का मतलब है जिस पे खेती करी जा सकती है, वो भारत से ज़्यादा है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जितने में एग्रीकल्चर करता है चाइना, वो कम है इंडिया से। जितने में हो सकता है वो ज़्यादा है भारत से, लेकिन इंडिया एग्रीकल्चर ज़्यादा लैंड में करता है एज़ कम्पेयर टू चाइना, लेकिन प्रोडक्टिविटी हमारी उनसे कम है। यानी हो सकता है कि इतने पार्ट ऑफ लैंड से मान लो कि कोई किसी चीज़ का 100 किलो प्रोडक्शन कर रहे हैं, यही चाइना 1000 किलो कर रहा होगा, यानी हमसे ज़्यादा प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। इट इज़ सोड इन स्वैम्पी एरियाज, जहाँ दलदली, भाई आपको पता है पानी वानी भर के रोपाई होती है, पानी भरा होता है खेत लबालब, उसमें रोपाई होती है कि नहीं होती है, ठीक है। मेथेन एंड अदर गैसेज आर एमिटेड फ्रॉम फ्लडेड राइस फील्ड्स बाई बैक्टीरिया। तो मेथेन वगैरह यहाँ से एमिट होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो वहाँ से मेथेन, जिसको हमने कल देखा था मार्श गैस के नाम से जानते हैं, ये रिलीज होती है यहाँ से, ठीक है, मार्श गैस। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। कहाँ ग्रो होती है, तो जहाँ पर रेनफॉल अच्छी खासी होगी। ईस्टर्न इंडिया में, जैसे पर्टिकुलरली इन वेस्ट बंगाल, ये 3 सीजन में ग्रो करी जाती है, औस, अमन एंड बोरो। औस का मतलब है जुलाई अगस्त का टाइम, मतलब इसको 3 सीजन में ग्रो किया जाता है। अमन का टाइम है दिसंबर जनवरी का, और बोरो का टाइम क्या है, बोरो है आपका मार्च से लेके मई तक, मार्च से मई तक का। तो 3 सीजन में ग्रो किया जाता है। तो इसी वजह से अगर आप देखो, तुम ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया में जाओ, दबा के चावल खाते हैं लोग, दबा के एकदम, मतलब दबा के चावल ही चावल चलता है पूरा। अब आते हैं सम मेजर इसमें क्रॉप्स में, वीट, गेहूँ की अगर बात करेंगे तो अभी हमने देखा राबी है, 50 से 70 सेंटीमीटर की यहाँ पर रेनफॉल रिक्वायर्ड है। और हमें पता है कि जो विंटर की रेनफॉल होती है वो राबी क्रॉप्स के लिए, जैसे कि गेहूँ, इसके लिए, वीट के लिए बहुत यहाँ पर हेल्पफुल मानी जाती है। शुगर केन, गन्ने की बात करें, टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। रेनफॉल की अगर बात करें 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। तो तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा की आवश्यकता है 75 से 100 सेंटीमीटर की। यानी कि ये एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ध्यान रखना, इसको पानी बहुत चाहिए। और ये वैसे तो हम खरीफ में रखते हैं, लेकिन ईयर लॉन्ग भी इसको ग्रो किया जाता है, पूरे साल में इसको ग्रो किया जाता है, लेकिन बुआई के टाइम पे प्रेफर किया जाता है मानसून का टाइम, क्योंकि वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। अब आते हैं चाय जो मोदी जी बेचते थे उस रेलवे स्टेशन में, जो कभी बना ही नहीं था, okay। तो टी इज़ ग्रोन इन एसिडिक, फर्टाइल, वेल ड्रेन्ड सॉइल।
यानी एसिडिक सॉइल, एसिडिक होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड का मतलब याद आया? वेल ड्रेन्ड का मतलब है कि उसमें ग्रेन साइज उतना बड़ा ना हो कि पानी परकुलेट ना कर पाए, तो पानी उसमें परकुलेट कर पाए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, ठीक है। विद हाई ऑर्गेनिक मैटर दैट इज रिच इन ह्यूमस, विद हाई ऑर्गेनिक मैटर। और टी के लिए चाहिए कि भाई थोड़ा सा ना ढलान टाइप हो। ढलान इसलिए हो सो दैट कि पानी रुके नहीं, क्योंकि अगर पानी रुकने लगा, वाटर लॉगिंग हो गई, तो इसकी जड़ें सड़ जाती हैं बहुत जल्दी, ठीक है, वो सड़ जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ग्रेडियंट हल्का सा यहाँ पर चाहिए, हल्का सा ग्रेडियंट चाहिए, सो दैट कि वाटर यहाँ पर स्टे ना करे। टी प्लांट्स ग्रो वेल इन शेड, इनको शेड भी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। तो बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं उनके, उससे इनको शेड मिलती है। और टी आपको देखने को मिलेगी दो पार्ट ऑफ इंडिया में, एक तो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर तो असम है, लेकिन साउथ में आपको देखने को मिलेगी, केरल वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर टी गार्डन्स आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे। और नॉर्थ ईस्ट में भी, जैसे वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में, असम में, ठीक है, टी गार्डन्स बहुत फेमस है यहाँ के। सो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में असम है, और टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ओवरऑल वर्ल्ड में चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया है, और थर्ड नंबर पे केन्या आता है। अब आते हैं केन्या का, पहले एक टीम हुआ करता था क्रिकेट में, सारे इंडियन भरे पड़े थे, पांडे, शुक्ला। लेगुमिनस क्रॉप्स, दलहनी फसलें, ठीक है। तो अब आते हैं लेगुमिनस क्रॉप्स पे। तो लेगुमिनस क्रॉप्स क्या होती हैं, लेग्यूम्स क्या होते हैं? तो लेग्यूम्स होते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ लेगुमिनस क्रॉप्स। इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी है। इसमें आती हैं दालें, लेंटिल्स है ना, उड़द, मूंग, अरहर, किडनी बीन्स यानी राजमा, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब आपके आएंगे लेग्यूम्स में। आपके ये भी पीस वगैरह भी आ जाते हैं, मटर वगैरह, ठीक है। तो ये सब लेग्यूम्स होते हैं। लेगुमिनस जो प्लांट होते हैं, अब ये क्यों इंडिया इसका टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर है? क्योंकि इंडिया में मेजर प्रोटीन सोर्स है ये। इंडिया में मेजॉरिटी लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, जो कि एक अच्छी बात है। नहीं सॉरी, वेजिटेरियंस हैं, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब नॉन वेजिटेरियंस नहीं है। अब क्योंकि नॉन वेजिटेरियन नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, क्योंकि वो वेजिटेरियन है ज़्यादातर लोग, तो उनका जो मेजर प्रोटीन सोर्स है वो दालें ही हैं। अब देखो जितने भी हैं, चाहे दालें हों, चाहे राजमा हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे ये मूंगफली हो, ये सब प्रोटीन सोर्सेज हैं, है ना। जो लोग जिम जाते होंगे, कि पीनट बटर दबा के खाते होंगे, क्यों, लगा के ब्रेड में एकदम सोयाबीन। फिर यूट्यूब पे एक वीडियो आता होगा, सोयाबीन से ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है, फिर डैश प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। किडनी बीन्स, राजमा, लेंटिल्स, ये मेजर प्रोटीन सोर्स होते हैं, अच्छी चीज़ है, ठीक है। क्यों किसी की जीव की हत्या करना अपने पेट भरने के लिए। लेगुमिनस प्लांट्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम हो गया, एजोबैक्टर हो गया, ये सब। इवन आप ये मान के चलो कि जो प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, जो जानवरों की हत्या नहीं भी करी जाती है, पनीर वगैरह भी हो गया, उसमें भी एक तरीके के जानवर की हत्या ही आजकल बोलते हैं। क्योंकि इतना पनीर, इतना दूध, इसकी सप्लाई कहाँ से आएगी? तो जो आप मतलब देखो, कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है इस पर, जहाँ पर जो गायें होती हैं उनको इतनी गंदी कंडीशन में रखा जाता है, इतने गंदे तरीके से उनसे दूध निकाला जाता है कि मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। बेचारी उनका तो वह है कि भाई इससे अच्छा तो वो मर ही जाए, ऐसा टाइप वो कंडीशन में उनको रखा जाता है। और ऐसे कंडीशन में उनको दूध वगैरह निकाला जाता है इंजेक्शन लगा के, मतलब बड़े गंदे तरीके से। तो ये बोला जाता है कि भाई दूध का रंग सफ़ेद नहीं लाल होता है, क्योंकि इतना सप्लाई, हमारा जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए क्या किया जाता है, एक तो ये सारे गंदी कंडीशन में इनको बेचारों को रखा जाता है जानवरों को, और ऊपर से और वो भी फुलफ़िल ना हो पाया तो मिक्सिंग करी जाती है। अब इतना सारा दिवाली में खोया वाली चाहिए मिठाई, अब खोया वाली तो चाहिए, खोया होना भी तो चाहिए होता ना। और खोया को होता है बहुत सारे दूध से थोड़ा सा खोया बनता है, उसको उसको क्या वो हमारे यहाँ औटना बोलते हैं, औट के वो है ना, उसको गर्म कर कर करके। तो कहाँ से इतनी सप्लाई आएगी? तो फिर मिक्सिंग होगी। ये तो हमें खुद समझना चाहिए। जब दूध की सप्लाई उतनी नहीं है तो खोया आ कहाँ से रहा है? लेकिन ना 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 ना, दिवाली के टाइम पे चाहिए तो खोया वाली, चाहे तुम सड़ा हुआ दे दो, लेकिन कोई कुछ तो हो जाएगा, भगवान नाराज़ हो जाएंगे या कुछ तो हो जाएगा, तो इसलिए जो है, इसलिए। हम्म खोया उसमें खोया हुआ है। तो वही चीज़ है कि भाई ये सब पनीर और दूध ये सब कहाँ से आ रहा है? इतनी गंदी कंडीशन में जो उनको रखा जा रहा है वहाँ से आ रहा है ये। खैर, तो पल्सेस, राजमा, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इनकी खासियत क्या होती है? खासियत ये होती है कि लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स होती हैं, दलहनी फसलें होती हैं, इनको वो नहीं देना पड़ता है, फर्टिलाइज़र वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम, एजोबैक्टर, ये इनके जड़ों में रहते हैं, इनके रूट्स में रहते हैं, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मैनेज करके रखते हैं, लिखा होगा ये देखो। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मैनेज करके रखते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि ये बैक्टीरिया कुछ हेल्प लेते हैं, किसकी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते हैं रूट से, जो ये होती हैं। और इनको जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, जिसको प्लांट लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं, नाइट्रोजन चाहिए तो उनको,
लेकिन डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। तो ये लोग क्या करते हैं, राइजोबियम एजोबैक्टर लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पल्सेस, राजमा ये सब आते हैं आपके। अब इसमें जो राजमा होता है उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं होता है, तो उसमें फिर डालनी पड़ती है फर्टिलाइजर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मिलेट्स। मिलेट्स आजकल काफ़ी चर्चा में है। तो वो मिलेट्स जिसको कि गाँव वालों ने ठुकरा दिया था, उसको शहर वालों ने अपना लिया। क्योंकि गांव वालों ने इसलिए अपनाया था कि शहर वाले, कि भाई जो शहर वाले हैं वो रोटी खा रहे हैं, तो रोटी लाइक मतलब स्टैंडर्ड जो रहता लोग वो लोग खाते हैं। तो गांव में लोगों ने रोटी खाना शुरू किया। जब गांव ने रोटी खाना शुरू किया तो शहर वाले मिलेट्स खाने लगे। इट इज़ लाइक कि भैया हमने वेस्टर्न कल्चर को देख के हमने डीजे वीजे शुरू किया, हमने पार्टी कल्चर शुरू किया, रात रात भर जागना शुरू किया, दारू पीना शुरू किया, बियर पीना शुरू किया। अभी तुमने देखा होगा एम से कुछ डॉक्टर गाड़ी में बैठे हुए धुत दारू पी रहे हैं। ये हमने वेस्ट से देख के सीखा और हमने अपनी चीज़ें छोड़ दी। कल्चर में रहना, कल्चर को फॉलो करना, सारी चीज़ें, मेडिटेशन योगा सब छोड़ देना। अब जब वो कर रहे हैं मेडिटेशन योगा, तब हम उसको हो अच्छी चीज़ है तो अब हम उसको अपना रहे हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, कि अब लोगों को मिलेट्स की वैल्यू समझ में आ रही है कि भाई जो रागी है, ठीक है, जिसको फिंगर मिलेट बोलते हैं, पर्ल मिलेट हो गया, यानी कि रागी, ज्वार, ठीक है, और आपका बाजरा, इन सब में इनके बहुत फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि इनको ये वाटर इंटेंसिव नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट वाटर इंटेंसिव, यानी इनको बहुत ज़्यादा, दे आर नॉट वाटर इंटेंसिव, ये वाटर इंटेंसिव नहीं होती हैं। इनको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पहली चीज़। ठीक, तो ग्राउंड वाटर लेवल भी नीचे नहीं जाता है। दूसरी चीज़, इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आराम से उग जाती हैं। पहले गाँव में इनको खिलाया जाता था, जानवरों को, गाय भैंसों को खिलाया जाता था, ये हालत थी। ठीक है, कि इनसे तो क्या है, लेकिन अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं अब वो हमें समझ में आ रही हैं कि इनमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। आज लोग वाइटामिन और मिनरल्स खाते हैं, मिनरल्स में जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज ये सब आते हैं, वो सब इसमें देखने को मिलता है। जो मिनरल्स इंपॉर्टेंट होती हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे नाखूनों के लिए, हमारे स्किन के लिए, वो सब होते हैं इसमें। साथ ही साथ इसमें डाइट्री फाइबर भी होता है। ठीक है, डाइट्री फाइबर भी होता है, जो हमें फाइबर आपको पता होना चाहिए, अभी तो बायोलॉजी नहीं पढ़ी। तो फाइबर हमें क्या करता है, रफेज प्रोवाइड करता है, जो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये मिनरल्स, फाइबर, ये सब देखने को मिलते हैं मिलेट्स में, और वाटर इंटेंसिव नहीं होते हैं, इसलिए जो है इनको सुपर फूड या श्री अन्न बोला गया है। ठीक है, सुपर फूड या श्री अन्न बोला गया। टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर अगर इसमें बात करेंगे तो इट इज़ राजस्थान। राजस्थान इसमें टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है। ओके, राजस्थान इज़ दी टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर। एग्जाम्पल इसमें बाजरा, रागी, ज्वार, ज्वार मतलब आपका जो सोरगम बोलते हैं इंग्लिश में, रागी मतलब फिंगर मिलेट, तो ये सब आते हैं आपके मिलेट्स में। देन आते हैं ऑयल सीड में। तो इंडिया इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है तिलहन का, ऑयल सीड का, इंडिया। टॉप मोस्ट इंडियन प्रोड्यूसर अगर बात करेंगे तो गुजरात है। ग्राउंडनट हो गया, कोकोनट हो गया, मस्टर्ड यानी कि जो सरसों होती है, सेसम हो गया, है ना, कॉटन सीड हो गया, सोयाबीन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एज ऑयल सीड्स। ठीक है, तो ये चीज़ आजकल कौन सा ऑयल चलता है, नाम एकदम से दिमाग से जा रहा है, ऑलिव ऑयल, हाँ। तो ऑलिव ऑयल हो गया, तो ये सब जो है इनकी ऑयल सीड्स में आते हैं। ये जैसे में हो गया आपका कॉटन सीड, सोयाबीन, कोकोनट, मस्टर्ड, ये सब आते हैं आपके इसमें। ओके, मक्के को नहीं बोल सकते मिलेट, मक्का आपका अनाज में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे आते हैं। आदिवासी ऑयल, ओके, गेंदे का तेल, अच्छा, आदि आदिवासी ऑयल ये भी सही है। किसी ने लगाया यहाँ पे आदिवासी तेल, क्यों भैया, क्यों आदिवासी तेल लगाया है यहाँ पे किसी ने? सोचो बेटा, जापान सुना है जापान से भी तेल आता है कोई, क्यों? खैर अभी आते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर प्लांट्स दैट आर ग्रोन फॉर फूड, मेडिसिन, अरोमा और एस्थेटिक्स। दे इंक्लूड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, बताओ तुम लोग
जापान का तेल लगाने के समय आदिवासियों को तेल लगा रहा हूँ। तिलहन मिशन भी अच्छा देख बताते हैं अभी। चलो, तो ये सारे होते हैं फूड, मेडिसिन, अरोमा और एस्थेटिक्स। तो इन सब के लिए यूज़ किया जाता है हॉर्टिकल्चर। ये इन सबको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब कुछ नहीं, जो बागबानी होता है जिसमें कि फल और सब्जियां आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, फल और सब्जियां। इट इज़ एसोसिएटेड विद गोल्डन रेवोल्यूशन। तो जो गोल्डन रेवोल्यूशन है उससे एसोसिएटेड है आपका पूरा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को गोल्डन रेवोल्यूशन के तहत रखते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस 13% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल। भारत पूरे विश्व की 13% जो है सब्जियां उनका उत्पादन करता है। कॉफ़ी पे आते हैं। ब्लॉसम शार्स हेल्प इन दी ग्रोथ ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी की ग्रोथ में ब्लॉसम शार्स हेल्प करते हैं। ये हम पहले ही देख चुके हैं, नॉर्वेस्टर जब हमने देखे थे, सॉरी प्री मानसून शावर देखे थे, तो उसमें हमने नॉर्वेस्टर देखा था यहाँ पर, जिसको कि वेस्ट बंगाल में किस नाम से जान रहे थे, काल बैसाखी। ठीक है, कैलमिटी इन दी मंथ ऑफ बैसाख। और बरदौली चीरहन बरदौई सिला के नाम से जान रहे थे असम और जो बांग्लादेश वाले इलाके हैं वहाँ पे। ठीक है, ब्लॉसम शार हेल्प इन दी ग्रोथ ऑफ कॉफ़ी। एंड ब्लॉसम शार के साथ साथ हमने मैंगो शार्स भी पढ़े थे। मैंगो शार्स कहाँ पे थे? तो मैंगो शार्स आपको देखने को मिल रहे थे कहाँ पे? कर्नाटक में। और इनकी अगर बात करेंगे ब्लॉसम शार्स की, तो केरल एंड कोस्टल कर्नाटक में। सॉइल रिक्वायर्ड लैटेराइट होती है यहाँ पर। कॉफ़ी और टी दोनों के लिए हमने पढ़ा था, कॉफ़ी, टी और कैल्शियम नट के लिए लैटेराइट। लैटेराइट कैसे बनती है रिकॉल करो, तो लैटेराइट लीचिंग यानी कि निच्छलन प्रक्रिया से बनती है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पर आपको लैटेराइट देखने को मिलती है। कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड ब्राज़ील को बोलते हैं। इंडिया में कॉफ़ी बाउल अगर देखेंगे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर कर्नाटक है। और कर्नाटक में भी स्पेसिफिकली बाबा बुदन हिल्स हैं। याद करो, कर्नाटक में हमने हिल्स पढ़ी थी, बिलीरंजन हिल्स, बाबा बुदन हिल्स, बगलकोट हिल्स, कुद्रेमुख हिल्स। याद आ रहा है आपको? तो वो सारी हिल्स जो वेस्टर्न घाट का पार्ट थी। तो बाबा बुदन हिल्स में ये फेमस हैं आपकी यहाँ पर अराबिका लिब्रिका रोबस्टा। बहुत ही हाई ग्रेड की ये कॉफ़ी होती है, बहुत महंगी भी बिकती है ये। कॉफ़ी इज ग्रोन इन दी वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा एंड दी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। टी की तरह इसको भी आपको ये चाहिए, लैटराइट सॉइल ही चाहिए। ठीक है, लैटराइट सॉइल, बट ये इसको एसिडिक और वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। और ये शेड में ग्रो करती है और थोड़ा सा यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट चाहिए, है ना, ग्रेडियंट। अब आते हैं फाइबर क्रॉप्स पे। तो 3 फाइबर क्रॉप्स पढ़नी है, कॉटन, जूट और हेम्प। तो कॉटन इज कल्टिवेटेड ऑन ब्लैक सॉइल, ये हमने कल भी देखा था, काली मिट्टी, जिसको कि और किस नाम से जानते हैं जरा बताइए, और कहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और जो हमने यूएसडी का क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग इसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे। इट इज़ अ फाइबर क्रॉप एंड इज ऑल्सो नोन एज सिल्वर फाइबर। इसको 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है, 210 पाला रहित दिन, और 6 से 8 महीने चाहिए इसको पूरी तरीके से मेच्योर होने में। तो ब्लैक सॉइल की अगर बात करेंगे तो रेगर के नाम से जानते हैं। ओके, कहाँ पर पाई जाती है? तो जो ये डेक्कन प्लेट्यू का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर इसको देखने को मिलता है। एंड ब्लैक सॉइल जो कि इम्परमेबल होती है, सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जानी जाती है, इसको हम रखते हैं किसमें? वर्टिसॉल में। इन्वर्ट हो जाती है इसलिए। ठीक है, तो वर्टिसॉल इम्परमेबल होती है और सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और उसके लिए दैट इज कपास की खेती के लिए, कॉटन कल्टिवेशन के लिए सबसे फेवरेबल, सबसे बेस्ट सूटेबल होती हैं। दिस जूट की बात करेंगे तो दिस फाइबर क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। टॉप मोस्ट यहाँ पर अगर प्रोड्यूसर बात करेंगे तो इट इज़ इंडिया। इंडिया इज़ द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। लेकिन एक्सपोर्टर की बात करेंगे वेस्ट बंगाल है, सॉरी बांग्लादेश है। ठीक है, वेस्ट बंगाल इंडिया में टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया इज़ दी ओवरऑल टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर अगर अक्रॉस द वर्ल्ड देखें। और एक्सपोर्टर की जब बात करेंगे तो बांग्लादेश आएगा, क्योंकि हम कंज्यूम ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है अगर हम विद इन इंडिया बात करें तो। नॉर वेस्टर्स आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ जूट एज दे ब्रिंग हैवी रेनफॉल विच इज़ क्रूशियल फॉर अर्ली स्टेजेस ऑफ जूट कल्टिवेशन। ठीक है, तो नॉर वेस्टर्स हमने देखे थे जिसमें कि जो बरदौसिल या बरदौली चीरा था, और या फिर जो हमारा काल बैसाखी था, वो जूट के कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है वो। ठीक है, हेम्प जिसको भांग भी बोलते हैं, इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग एनुअल प्लांट दैट इज कल्टिवेटेड फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल एंड नेचुरल बास्ट फाइबर, इस तरीके से होते हैं उसमें। ठीक है, इसको भांग बोलते हैं। सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर दैट कम्स फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म्स विच आर रेज इन अ प्रोसेस कॉल्ड एज सेरीकल्चर। तो जो कोकून्स होते हैं, ठीक है, ये जो आपके सिल्क वर्म्स होते हैं, ठीक है, इनके जो कोकून्स होते हैं उससे सिल्क जो है बनाई जाती है। एंड इसको हम सेरीकल्चर भी बोलते हैं। सिल्क इज़ एन एनिमल फाइबर एंड इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर्स है। बाकी अगर हम देखें कॉटन, जूट और हेम्प, ये आपके नेचुरल प्लांट फाइबर्स हैं। सिल्क इज़ अ नेचुरल एनिमल फाइबर। ओके, ऑलराइट। अब आते हैं इरिगेशन एंड इट्स टाइप, सिंचाई और उसके प्रकार। इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, लॉन्स एंड प्लांट्स। सिंचाई वह प्रक्रिया जिसमें
फसलों, लॉन और पौधों की खेती के लिए भूमि को पानी प्रदान किया जाता है। इसमें क्या क्या आते हैं? तो इसमें आपका सरफेस इरिगेशन आएगा, ड्रिप इरिगेशन आएगा, कैनाल इरिगेशन आएगा, स्प्रिंकलर इरिगेशन आएगा और सब सरफेस इरिगेशन आएगा। तो ये सारे इरिगेशन के डिफरेंट सिंचाई के प्रकार हैं। ड्रिप इरिगेशन इज अ मेथड ऑफ वाटरिंग प्लांट बाय स्लोली ड्रिपिंग वाटर इनटू द सॉइल एट द बेस ऑफ द प्लांट। होता क्या है, इससे वाटर लॉस को अवॉइड करने के लिए ऐसा किया जाता है कि जस्ट रूट में, सीधा रूट में भेजेंगे पानी को, तो पानी कम भी लगेगा और उसकी खपत भी पूरी हो जाएगी। और तीसरा, सॉइल की सैलिनिटी नहीं बढ़ेगी, लवणता नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप पानी से भर देते हो लबालब खेत को और अगर वहाँ पर हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है तो पानी तोड़ जाता है, लेकिन सॉल्ट रह जाते हैं और जो सॉइल होती है वो एल्कलाइन हो जाती है। ऐसे कि आप पानी से खेत को भर भी नहीं रहे हैं और पानी भी बच रहा है क्योंकि सीधे रूट में, जड़ में पहुँच रहा है। स्प्रिंकलर भी वही होता है, स्प्रिंकलर से भी वाटर लॉस को अवॉइड किया जाता है। ये पूरा ऐसे बौछारे मारता रहता है तो बहुत भरना नहीं पड़ता है लबालब, ठीक है। तो स्प्रिंकल करके इस तरीके से स्प्रिंकलर इरिगेशन आपका काम कर जाता है। देन ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, स्प्रिंकलर और ड्रिप ये वाटर लॉस को अवॉइड करने के लिए करे जाते हैं। बाकी कैनाल इरिगेशन, कैनाल पूरी बनाई जाती है और साइड साइड में इस तरीके से पानी दे दिया जाता है, ठीक है। तो एक कॉमन कैनाल से लोगों को पानी मिल जाता है खेतों को। स्प्रिंकलर देखा हमने, ठीक है। देन ठीक है, सब सरफेस का क्या है? सब सरफेस में क्या है कि अंडरग्राउंड ही डालते हैं और सीधे रूट, सीधे जड़ों में पहुंचाते हैं। ड्रिप में क्या था, ऊपर से जड़ों में दे रहे थे। यहाँ पे क्या एकदम स्पेसिफिक है, सीधे नीचे जड़ों में ही दे रहे हैं। यहाँ से क्या नीचे धीरे धीरे पर्कुलेट होकर जाएगा जड़ों में, यहाँ पे क्या सीधे जड़ में ही फिट कर दिया है। सब सरफेस इरीगेशन इसको बोलते हैं, उपसतही सिंचाई, ठीक है। अब आते हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, कुछ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट इज हरित क्रांति। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो शुरुआत है वो मेक्सिको और कुछ जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है वहाँ पर हुई थी। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जैसे कि ये सब हो गई आपकी, जो एक तो सेंट्रल अमेरिका वाली जो कंट्रीज़ हैं आपकी, ठीक है, जैसे पनामा हो गई, वेनेजुला हो गई, कोलंबिया हो गई, ये सब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में आती हैं, जो कभी लैटिन बोलती थी, जो जहाँ पर कभी यूरोपियंस का यहाँ पर रूल था और जो कभी लैटिन भाषा बोलते थे तो वो उनको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ बोलते। तो मेक्सिको, नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर जो कंट्री वो कनाडा है, देन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, एंड देन उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा मेक्सिको। तो मेक्सिको हो गया और मेक्सिको से नीचे यहाँ पर सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज आती हैं, कुछ छोटी छोटी, पनामा वगैरह। देन ये पूरा साउथ अमेरिका आ जाता है। तो जो आपकी आपकी मेक्सिको है और जो कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था और ये टर्म विलियम एस गॉड ने दिया था। इसको 1940 से 60 के बीच में वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था, जो फूड प्रोडक्शन है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो फूड प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए इसको वहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया था। इस टर्म को दिया था विलियम गॉड ने। फादर कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉ, जो यूएसए में है, जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया, किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का। ही रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज इन 1970 फॉर हिज वर्क इन डेवलपिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ऑफ व्हीट। गेहूं की इन्होंने उच्च उत्पादक किस्में वाली जो बीज हैं उनका वो क्या किया, इनको बनाया, जिसके लिए इनको 1970 में भुखमरी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इससे प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया, तो इसलिए भुखमरी को ख़त्म करने के लिए 1970 में इनको क्या दिया गया, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया, ठीक है, 1970 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंडिया में अगर बात करेंगे फादर किसको बोलते हैं, तो इंडिया में फादर बोलते हैं एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है। इन इंडिया एम एस स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि इंडिया में इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया और इनको भारत रत्न दिया गया 2024 में, 2024 में। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल अगर हम देखें तो नॉर्मन बोरलॉ हैं, यूएसए में इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर 1970 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला। इंडिया में अगर बात करेंगे तो इट इज़ एम एस स्वामीनाथन और 2024 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। अब हम देखेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि जो हरित क्रांति है उसको कितने चरणों में और किस किस तरीके से भारत में लाया गया और किस तरीके से इंडिया में फूड प्रोडक्शन जो है बढ़ा। तो इंडिया जो है पहले पब्लिक लॉ 480 एक स्कीम थी, PL 480 स्कीम, इसके तहत यूएसए से इंपोर्ट करता था वीट को, ठीक है, वीट वॉज इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए। और कौन सी तरीके का वीट एक्सपोर्ट करता था हमें यूएसए, ठीक है, जो वहाँ के पिग्स सुअरों को खिलाते थे, जानवरों को खिलाते थे, वो यहाँ पर हमें वीट जो है ये वहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन फिर वही क्या कहता था अमेरिका, क्या कहता था अमेरिका, और अब हम क्या कहते हैं, कौन है तू, हाँ, तो यही हुआ। फर्स्ट फेज में जैसे ही हमने इसको इंप्लीमेंट किया मिड 1960 से 70 के बीच में, ठीक है, जहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को लाया गया, वॉज लिमिटेड टू वेल्दियर स्टेट्स लाइक पंजाब, आंध्रा एंड तमिलनाडु। ये लिमिटेड था इन स्टेट तक, दैट इज़ पहले जो फेज़ में इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो पंजाब, आंध्रा, तमिलनाडु यहाँ तक लिमिटेड था, ठीक है। एंड इट वॉज ऑल्सो लिमिटेड टू राइस एंड वीट, यानी कि स्टेट वाइज तो लिमिटेड था ही, पंजाब, आंध्रा और तमिलनाडु तक, ठीक है, लेकिन राइस और वीट तक भी लिमिटेड था। तो अब ये इसको स्टेट वाइज क्यों लिमिट किया गया था, जो एफ्लुएंट स्टेट्स थे पंजाब, आंध्रा, तमिलनाडु, क्योंकि
यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड की, जो नॉर्मल सीड के कंपैरिजन में महंगी आती है, पहला। दूसरा, यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी हाई कैपिटल इनपुट की भी, कि भाई ट्यूबवेल आप करवा सको, ट्रैक्टर वगैरह ले सको, तो वो यहाँ के किसानों के पास था। इसलिए भले यहाँ पर कंडीशंस फेवरेबल नहीं थी, ठीक है, कि यहाँ पर खेती उतने अच्छे बड़े लेवल पे हो सके, क्योंकि आप देखो यूपी, बिहार, ये सब ज़्यादा फेवरेबल है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया। आया तो यहाँ पे पंजाब, आंध्रा, तमिलनाडु, हरियाणा, ये सब इलाकों में, क्योंकि यहाँ के किसान खरीद सकते थे, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे लाया गया बजाय इसके कि यहाँ पर उतनी फेवरेबल कंडीशन नहीं, जिसकी वजह से आज हमें उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी झेलने पड़ रहे हैं। कैसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस झेलने पड़ रहे हैं वो भी देखेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको समझ में आई। तो राइस जैसी इंटेंसिव क्रॉप को पंजाब जैसे, जो कि बहुत ज़्यादा मानसून से बारिश रिसीव नहीं करता है, वहाँ पर इसको लाया गया, ठीक। देन ड्यूरिंग द थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 to 66 इसको लाया गया था। और CACP, ठीक है, इसी टाइम पे तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान CACP और FCI को बनाया गया। CACP क्या है? कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस है, जो क्या करता है? MSP अनाउंस करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करता है, न्यूनतम समर्थक मूल्य अनाउंस करता है। यानी कि ये फार्मर्स को एश्योरेंस दी जाती है कि आप अपनी क्रॉप को ठीक है, अपनी क्रॉप को बेचो, और अगर आपकी क्रॉप नहीं बचेगी, नहीं बिकेगी, तो हम इतने पैसे में आपकी क्रॉप को सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से फार्मर्स को एक एश्योरेंस मिल जाता है कि अगर हमारी इतने में नहीं बिकी तो हम सरकार को बेच देंगे। तो इसी वजह से MSP में किसान लोग जो है अच्छे से अच्छा प्राइस वहाँ पर डिमांड करते हैं, ठीक है। क्लियर है? पहले यहाँ तक बताओ, किसी कोई डाउट तो नहीं है? किसी का यहाँ तक कोई डाउट? और एक चीज़ ध्यान रखना, गन्ने के लिए आपका FRP चलता है। फॉर द शुगर केन MSP नहीं आता है, वहाँ पर FRP चलता है शुगर केन के लिए, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ओके। और बाकी के लिए, बाकी मतलब कितनी, तो टोटल MSP की अगर मैं बात करूँ तो MSP अभी करंट में 22 फसलें हैं, 22 क्रॉप्स जिनके लिए अनाउंस किया जाता है। तो ये हमने समझा कि पहले चरण में इसको लाया गया मिड 1960 to 70, और कुछ स्टेट तक इसको सिर्फ फिक्स रखा गया, और कुछ क्रॉप्स तक, राइस एंड व्हीट तक, जो कि इंडिया की स्टेपल क्रॉप कंसिडर की जाती है। स्टेपल क्रॉप का मतलब ये है जो हम सबसे ज़्यादा खाते हैं, वो है आपकी स्टेपल क्रॉप। तो स्टेपल क्रॉप आती है राइस एंड व्हीट, जो हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। रोज़ का खाना हमारा इसका तो होता ही है, चावल और रोटी है ना। During July 1968, Indira Gandhi released a special stamp called the Wheat Revolution to mark the progress of the Green Revolution in India. तो हरित क्रांति की प्रगति को चिन्हित करने के लिए गेहूं या फिर व्हीट रेवोल्यूशन के नाम से एक डाक टिकट जारी किया था इंदिरा गांधी ने। IR8 क्या है? इंटरनेशनल राइस, इंटरनेशनल राइस 8, ये एक मिरेकल राइस है, एक हाई यील्डिंग वैरायटी सीड है राइस की, जिसको इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था, जिसको कि फिलीपींस में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद इंडिया में लाया गया था। ये एक टॉल, ठीक है, टॉल राइस की वैरायटी और एक शॉर्ट राइस की वैरायटी को मिक्स किया गया था, इन दोनों सीड को, और एक मिड रेंज राइस की वैरायटी निकाली गई थी जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। फादर ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं इंडिया में? DS अठवाल को बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने एक नई वैरायटी डेवलप करी थी गेहूं की, सीड व्हीट की, एंड दैट वाज कल्याण सोना, कल्याण सोना इन 1967 में। अब सेकेंड फेज़ पे आते हैं। तो पहला फेज़ मिड 1960 से 70 तक था, और सेकेंड फेज़ है आपका मिड 1970 से 80 तक। सेकेंड फेज़ वॉज व्हेन HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू मोर स्टेट्स एंड क्रॉप्स, यानी कि इसको सिर्फ आंध्र प्रदेश और पंजाब तक सीमित नहीं रखा गया, और भी राज्यों तक इसको फैलाया गया, और सिर्फ व्हीट और राइस तक सीमित नहीं किया गया, और क्रॉप्स में इसको फैलाया गया। दिस फेज फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, फूड सिक्योरिटी एंड ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। तो आप ये समझ लो कि PL 480 से हम एक टाइम पे इंपोर्ट करते थे USA से व्हीट, और कुछ ही टाइम पे ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन हम एक्सपोर्ट करने लग गए व्हीट को। आज भी हम व्हीट को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ऑल थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन। तो द सेकेंड फेज वॉज सक्सेसफुल इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन एंड रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन फूड इम्पोर्ट्स। हेडक्वार्टर ऑफ द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन सेल इज लोकेटेड एट द ICR, जो आपका अगर बात करें ये हेडक्वार्टर वगैरह जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे ये सारे ICR के हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर ऑफ द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन सेल ये कहाँ पे सिचुएटेड है? आपका पटना में, ओके। ड्रॉबैक्स क्या रहे ग्रीन रेवोल्यूशन के? तो ड्रॉबैक ये रहे कि पहला, इंटेंसिव इरिगेशन प्रैक्टिसेस डेप्लीटेड ग्राउंड वाटर लेवल्स इन मैनी रीजन्स। बहुत सारे, अब जैसे पंजाब जैसे क्षेत्र हैं तो यहाँ पर पानी की वर्षा तो उतनी होती नहीं है, तो ग्राउंड वाटर लेवल भी उतना ऊपर नहीं होगा। लेकिन है क्या, ट्यूबवेल लग गया, सिर्फ एक बटन दबाने से क्या हो रहा है, एकदम धकाबेल पानी निकल रहा है, तो वैसे भी कम है और पानी निकल रहा है। तो इससे क्या हुआ, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे गया। इट सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज दी सॉइल एल्कलिनिटी, ठीक है, यानी कि आपकी जो मिट्टी है उसकी क्षारीयता बढ़ गई। अब ये मुझे आई थिंक बताने की ज़रूरत ना होनी चाहिए कि कैसे बढ़ी, क्योंकि पंजाब में रेट ऑफ इवापोरेशन है हाई, और वहाँ पर जब आप खेतों को एकदम भर देंगे तो सिर्फ मिनरल बचेगा, पानी जो है इवापोरेट कर जाएगा, जिससे सॉइल की एल्कलिनिटी इंक्रीज होती है।
और वहाँ पर क्यों सैलिनिटी इंक्रीज़ होगी, क्या वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, तो फर्टिलाइज़र का यूज़ हो रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस्ड वन। तो इससे क्या होता है कि वो फर्टिलाइज़र तो इवेपोरेट होगा नहीं, वो वहीं पर रह जाएगा। और साथ ही साथ फर्टिलाइज़र जब आप एक बार यूज़ करते हो तो अगली बार और फर्टिलाइज़र की नीड पड़ती है, फिर अगली बार और फर्टिलाइज़र की नीड पड़ती है। इट इज़ लाइक कि भाई आपने सोचा कि आपके दोस्त ने बोला कि भाई यार ठीक है, क्या ही है, पी लो एक सिगरेट, हाँ, एक पी ली, फिर दो की तुम्हें नीड पड़ेगी, फिर तीन की पड़ेगी, ऐसे ऐसे तुम्हारा जो है स्वाहा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ऐसा ऐसे ही धीरे धीरे तुम करते गए, गए तुम काम से, तुम्हारे लंग्स गए काम से, ठीक है। बस ऐसे ही होता है। तो इसी तरीके से फर्टिलाइज़र में भी होता है कि आपने थोड़ा सा डाला, फिर अगली बार और डिमांड होगी, अगली बार और, क्योंकि उतने में उसका कुछ होगा ही नहीं अगली बार। सो इट लेड टू एन इंक्रीज डिस्पैरिटी, और ये भी एक काफ़ी बड़ा एक इसका हम डिसएडवांटेज ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि इट लेड टू इंक्रीज डिस्पैरिटी बिटवीन फार्मर्स विद लार्ज लैंड्स एंड वेल्दियर फार्मर्स, ठीक है, और जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, जो छोटे किसान हैं उनके पास ज़मीन नहीं है, बहुत छोटी है या फिर है ही नहीं, तो वो क्या है, वो अब जो बड़े बड़े जिनके पास खूब सारी ज़मीन है वो क्या करेंगे, इनको एज अ लेबर रखेंगे, तो इसमें डिस्पैरिटी इंक्रीज़ होगी। डिस्पैरिटी कैसे इंक्रीज़ हुई, अब ये प्रोडक्शन कर रहा है तो ये सस्ते में बेचेंगे कि ये सस्ते में बेचेंगे, मान लो दोनों गेहूँ उगा रहे हैं, तो इसकी क्योंकि लागत कम आई होगी, क्योंकि इतनी बड़ी पार्ट ऑफ लैंड है तो लागत कम आई होगी, ठीक है, इसकी लागत ज़्यादा आई होगी तो ये ज़्यादा में बेचेगा, इसका बिकेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं, इसका हर कोई खरीदेगा, तो डिस्पैरिटी बढ़ेगी, यानी कि जो असमानता है बड़े किसानों और छोटे किसानों में वो बढ़ेगी। स्मॉल एंड मार्जिनल, मार्जिनल मतलब जो छोटे से भी नीचे है उसको मार्जिनल बोलते हैं। तो डिस्पैरिटी इंक्रीज़ हुई, ठीक है, यानी ग्राउंड वाटर लेवल नीचे गया, सॉइल की अल्कलिनिटी बढ़ी और डिस्पैरिटी इंक्रीज हुई। इट बेनिफिटेड मोर टू फार्मर्स हु हैड एक्सेस टू लैंड, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिनके पास ये इनका एक्सेस था उनको वो ज़्यादा बेनिफिट किया, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं, दीज आर क्रॉप्स और प्लांट्स दैट हैव देयर डीएनए मॉडिफाइड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स करके जीएम क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, जैसे बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, इन सबको अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल को, जहाँ पर डीएनए मॉडिफाई करके इनको ग्रो किया जाता है, सो दैट इनकी मतलब तुरंत ये ग्रो हों, देखने में भी अच्छी लगती हैं, तुरंत ग्रो हो जाती हैं ये, ठीक है, अलग तरीके से, लेकिन न्यूट्रिशनल कैपेसिटी थोड़ी सी तो ऑब्वियस सी बात है नेचुरल वाले जो होते हैं उनसे कम हो जाती है इसकी, ठीक है। खैर अब आते हैं इंपॉर्टेंट जो रेवोल्यूशन हुए। अभी हमने एक ही रेवोल्यूशन देखा, दैट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि फूड ग्रेन के प्रोडक्शन से एसोसिएटेड था। अब हम जानेंगे बाकी जो रेवोल्यूशन है। तो ब्लैक रेवोल्यूशन, पेट्रोलियम, ब्लू, भाई मछली, मछली कहाँ रहती है, पानी में, पानी कैसा होता है, नीला, पेट्रोल कैसा होता है, काला, ठीक है, लेदर कैसा होता है, ब्राउन, गोल्डन अभी हमने पढ़ा जो हॉर्टिकल्चर था, हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट और वेजिटेबल, और वेजिटेबल से आप ट्रक फार्मिंग को रिकॉल कर सकते हैं, हनी हो गया आपका, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन अभी देखा, ग्रे, फर्टिलाइज़र ग्रे होते हैं, पिंक, प्याज पिंक होता है ना, प्याज आपका पिंक होता है कि नहीं, तो अनियन हो गया, इवन जो श्रिम्प होता है, झींगा, ठीक है, श्रिम्प झींगा उत्पादन वो भी पिंक में आता है, रेड मीट और टोमेटो, सिल्वर एग, ठीक है, एग, वाइट मिल्क, येलो ऑयल सीड, वाइट का फादर किसको बोलते हैं, लिखा होगा आई थिंक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बोलते हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी आई टू हैड अ ड्रीम, एंड एक और किताब है द मैन हु मेड एलिफेंट डांस। तो इनकी दो बायोग्राफीज हैं, आई टू हैड अ ड्रीम एंड द मैन हु मेड एलिफेंट डांस। वाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। फ्लड क्यों, क्योंकि यहाँ पर दूध की बाढ़ आ गई। अब ये समझ लो कि इंडिया अगेन आज वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स है अगर हम बात करते हैं मिल्क की, ठीक है, तो इवन हम मिल्क को एक्सपोर्ट भी कई कई जगहों में किया जाता है। तो ये इसी वजह से पॉसिबल हो पाया ड्यू टू वाइट रेवोल्यूशन। जो आप अमूल देखते हैं, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये भी एक्चुअली में वाइट रेवोल्यूशन की देन है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है और इसके फादर कहे जाते हैं सैम पित्रोडा, ठीक है, सैम पित्रोडा कंसिडर किया जाते हैं। एवरग्रीन रेवोल्यूशन सारी चीज़ों से रिलेटेड है आपका, ओके। तो ब्लू रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो ये फिश प्रोडक्शन से है और इसके फादर हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन है, हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन, ओके। येलो रेवोल्यूशन में अभी बताया सैम पित्रोडा, और ये आपका एडिबल ऑयल सीड से, तिलहन उत्पादन से एसोसिएटेड है। एग्रीकल्चर सेंसस हर 5 साल में किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। टाइप ऑफ कल्चर जो होते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर आपका बागबानी से एसोसिएटेड है, वेजिटेबल फार्मिंग से वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह उगाए जाते हैं इसमें। सिल्क को बोलते हैं सेरीकल्चर, ना कि सिल्वी कल्चर, ध्यान रखना है आपको। सिल्वी कल्चर क्या होता है, लिखा नहीं ना यहाँ पे, ध्यान रखना। जो सिल्वी कल्चर होता है, सिल्वी कल्चर, ये आपका फॉरेस्ट्री से एसोसिएटेड है, जो ये जंगल वगैरह वो बनाए जाते हैं वो सिल्वी कल्चर होता है। सेरीकल्चर की अगर बात करेंगे तो सिल्क होता है। हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल फार्मिंग होता है। एपीकल्चर अगर बात करेंगे, एपीकल्चर बी कीपिंग, ठीक है, मधुमक्खी पालन। पिसीकल्चर फिशेस, पेसेस फिशेस ऐसे याद करेंगे। फ्लोरिकल्चर फ्लावर्स। एक्वाकल्चर
एक्वाकल्चर एक्वेटिक यानी कि रेयरिंग एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, विटीकल्चर ग्रेप्स, विटीकल्चर ग्रेप्स, एवीकल्चर एविएशन सेक्टर, एविएशन सेक्टर जो हम बोलते हैं ना, जो आपका ये जहाज वगैरह होते हैं, तो मतलब ऐसे रिलेट कर सकते हो, जहाज वगैरह उड़ते हैं ना, तो ऐसे बर्ड्स उड़ती हैं, तो बर्ड फार्मिंग एवीकल्चर में आएगी। तो वेजिटेबल फार्मिंग हॉर्टिकल्चर, सिल्क रियरिंग सेरिकल्चर, बी कीपिंग एपीकल्चर, फिश पिसीकल्चर, फ्लावर आपका फ्लोरी आ जाएगा, रियरिंग एक्वेटिक प्लांट एनिमल ये एक्वेटिक में मतलब एक्वाकल्चर में आ जाएगा, और कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स विटीकल्चर, और बर्ड फार्मिंग की अगर बात करेंगे एवीकल्चर। ओके, अब आखिरी हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लैंड यूजेस इन इंडिया। जो डिफरेंट तरह के लैंड यूजेस होते हैं उसको थोड़ा सा भी हमें देखना है। ओके, वो कैब ग्लास, कुर्सी आवाज़ बहुत करने लगी भाई ये। ठीक है, चलो तो अभी आते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लैंड यूज़। तो कल्टिवेबल लैंड क्या होती है? लैंड दैट इज सूटेबल फॉर फार्मिंग, जिस पे फार्मिंग करी जा सकती है, दैट इज कल्टिवेबल लैंड। जिसको खाली छोड़ा जाता है सो दैट कि वो, अभी हमने देखा था शुरुआत में कि सॉइल जो है अपनी जो भी उसकी प्रोडक्टिविटी है वो वापस आ जाए, तो इसलिए इसको खाली छोड़ा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फैलो लैंड। कल्टिवेबल लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ पीरियड। करेंट फैलो क्या होता है? फैलो लैंड लेफ्ट फॉर लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर, जिसको कि खाली छोड़ दिया जाता है 1 साल या उससे कम के लिए, दैट इज कॉल्ड एज करेंट फैलो। फैलो इज अ जनरल टर्म कि अगर लैंड को हम खाली छोड़ रहे हैं सो दैट कि उसकी जो हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी वापस आ जाए। करेंट फैलो है कि 1 साल से कम के लिए अगर उसको खाली छोड़ा जाए। फैलो अदर देन करेंट फैलो का मतलब है 1 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम। और कल्टिवेबल वेस्टलैंड क्या है? कल्टिवेबल लैंड लेफ्ट फॉर मोर देन 5 ईयर्स, यानी 5 साल से ज़्यादा। अगर 1 साल से कम करंट फैलो, 1 साल से ज़्यादा 5 साल से कम फैलो अदर दैन करंट फैलो, और अगर 5 साल से ज़्यादा तो कल्टिवेबल वेस्टलैंड होता है। कल्टिवेबल, कहीं कहीं पे कल्चरेबल वेस्टलैंड भी बोल देते हैं। ठीक है, बैरन ऑन वेस्टलैंड, बैरन वेस्टलैंड मतलब कि ये तो क्या है, कल्टिवेबल है यानी कि इस पर खेती करी जा सकती है, ये तो क्या है कि इसमें करी ही नहीं जा सकती, बंजर है ये। बैरन एंड वेस्टलैंड, ध्यान रखना है, कल्टिवेबल वेस्टलैंड 5 साल से ज़्यादा, या फिर कल्चरेबल भी बोल देते हैं, कल्चरेबल वेस्टलैंड। और जो बैरन एंड वेस्टलैंड है वो जा चुकी है, अब उसमें खेती वेती नहीं करी जा सकती, ख़त्म है वो ज़मीन। और ख़त्म है हमारा आज का ये थ्योरेटिकल पोर्शन आज के लेक्चर का। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। इस लेक्चर के क्वेश्चंस मत मिस करना, क्योंकि जब आप अभी करेंगे तो आपको समझ आएगा क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं इसके। ठीक है, तो बाकी जिन लोगों को बैच और बाकी बैच के जो फीचर्स हैं वो चाहिए तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को ऐसा है कि भैया मेरे नोट्स नहीं बनाने हैं और एक बुक होनी चाहिए, तो दिस इज़ द बुक फैटमैन। यहाँ पर जो भी 4.0 में कुछ भी एक्स्ट्रा हम लोग जो करते हैं, साथ में आपको खोल के रखना है फैटमैन को, जो भी एक्स्ट्रा करते हैं उसको यहाँ पे नोट डाउन करते चलना है अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है तो। ओके, एंड आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं, तो MCQs के लिए इट इज़ द लिटिल बॉय। ठीक है, जिसमें कि लेवल 1 और लेवल 2 करके MCQs दिए हुए हैं, SSC के भी और UPSC के भी, सो दैट कि आप नए पैटर्न से भी अवगत रहें, जो हार्ड जो स्टेटमेंट जो असर्शन डिज़ाइन वाला पैटर्न आ रहा है उससे। ऑलराइट, चलिए देन बाकी अगर बात करें इंग्लिश का भी बैच है, और अगर आप दोनों लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऑलराइट, खैर अभी आते हैं हम क्वेश्चंस पे, लेकिन इसमें परमार 4.0 कूपन का यूज़ कर लीजिएगा अगर आप दोनों के लिए जा रहे हैं तो। चलिए भाई, थैंक यू। और अगर आपका कोई डाउट वगैरह होता है तो यहाँ पे चैट सेक्शन से आप पूछ सकते हैं, ये चैट सेक्शन है, ठीक है, वहाँ से। बाकी क्वेरी नंबर तो है ही आपके पास। ऑलराइट, एक सेकेंड, क्या करें भैया, गाड़ी वाला आ गया भाई। द कल्टिवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द बाबा बुदन हिल्स। जियो साइंटिस्ट 2025, बाबा बुदन हिल्स में क्या इंट्रोड्यूस किया गया था बताओ। तो आंसर क्या होगा? कॉफ़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कॉफ़ी हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद झूम कल्टिवेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। झूम कल्टिवेशन से क्या एसोसिएट नहीं है? अगेन जियो साइंटिस्ट 2025, सारे UPSC क्वेश्चन हैं ये। तो झूम कल्टिवेशन में पहले पेड़ काटे जाते हैं, फिर जलाए जाते हैं, शिफ्टिंग होती है, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व किया जाता है, सब नहीं होती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं इसमें, बड़ा आसानी से हो जाएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर खरीफ क्रॉप्स। खरीफ कौन सी हैं? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसलें होती हैं? कॉटन है, ग्राम है, मस्टर्ड है, रेपसीड है। तो देखो रेपसीड, मस्टर्ड, ग्राम, ये सब कैसी थी? राबी थी। कपास, सोयाबीन, मूंगफली, चावल, गन्ना,
ये सब क्या थे? खरीफ थे ये। द इरिगेशन, ये तो यार हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका नहीं है। अरागट्टा, एंशियंट टाइम में यूज़ किया जाता था अरागट्टा को, एक बड़ा चक्का जिसकी अराव स्पोक्स में बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे होते थे जिससे कि सिंचाई करी जाती थी। बड़ा सा होता था, उसको लेके से टांग के लार्ज व्हील सा होता था, ठीक है, और उसमें दोनों उसमें लगे होते थे घड़े टाइप, घड़ों में नीचे छेद होते थे, उससे पानी गिरता था। वो हिस्ट्री का क्वेश्चन, एक्चुअल में ज्योग्राफी का नहीं है आपका। हाउ मेनी ऑफ द अबव वर, अगेन ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि इसमें से कितनी क्रॉप्स को पोर्चुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में 16th और 17th सेंचुरी में? पपीता, अनानास और अमरूद, तो इन तीनों को ही किया था, ऑल द थ्री। ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। मेज़ को किसने इंट्रोड्यूस किया था? मक्के को भी इन्होंने किया था, पोर्चुगीज़ ने। खैर ये करो। बाजरा के बारे में, बाजरा और रागी के बारे में स्टेटमेंट है, दोनों ही आपके मिलेट्स हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन उपासना नहीं समझ में आया तो इन्वायरमेंट में समझना होगा, इन्वायरमेंट का टॉपिक है वो, बस हमें ऐसे बता दिए थे अभी, ठीक है। चलो, सो बाजरा ग्रोज वेल इन सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स वेयर एज रेड एंड शैलो ब्लैक सॉइल इज सूटेड फॉर द रागी। बिल्कुल सही है, बाजरा जो है सैंडी और शैलो ब्लैक सॉइल में ग्रो होती है, लेकिन अगर बात करेंगे रागी के लिए रेड और शैलो ब्लैक सॉइल चाहिए। बाजरा कहाँ ग्रो होता है? राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, सही है। रागी कहाँ ग्रो होगा? रेड सॉइल कहाँ है? साउथ में, कर्नाटक, तमिलनाडु। रेड सॉइल कहाँ ग्रो होती है? रेड सॉइल कहाँ पे देखने को मिलती है? जहाँ पर लो रेनफॉल एरिया वाले होते हैं, वहाँ पे होती है कि नहीं होती लो रेनफॉल एरिया, रेड सॉइल। और वो येलो कब हो जाती है? जब उसमें पानी पड़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्वेश्चन जो NDA 2 2025 यानी इसी कुछ ही महीने पहले आया है, ये CDS 1 या CDS 2 2024 में आ चुका है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं आपके, है ना। चलिए ये करिए सर, पढ़िए स्टेटमेंट्स और करिए। यूजिंग द कोड गिवन बिलो द टाइप ऑफ फार्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक, आइडेंटिफाई करना है टाइप कौन सा है। द प्रोड्यूस इज कंज्यूम्ड एंटायरली और मेनली बाय द फैमिली, पूरी तरीके से फैमिली ही कंज्यूम करती है। इफ़ अ स्मॉल सरप्लस, अगर कुछ बच जाता है तो उसको बेच दिया जाता है। इट इज़ जनरली स्मॉल स्केल एंड लेबर इंटेंसिव विद लिटिल और नो टेक्नोलॉजी इनपुट, कोई टेक्नोलॉजिकल इनपुट नहीं है। क्या है? सबसिस्टेंस है। अगर टेक्नोलॉजिकल इनपुट होता, ठीक है, अगर टेक्नोलॉजिकल इनपुट होता तो हम जाते इंटेंसिव के साथ, और जहाँ पर ये मेंशन होता कि नहीं बहुत छोटे पार्ट ऑफ लैंड पे किया जा रहा है जहाँ पर पॉपुलेशन डिपेंडेंस ज़्यादा है, तो हम इंटेंसिव के साथ जाते हैं। कॉमर्शियल क्या होता है? जहाँ पर क्रॉप को और लाइफ स्टॉक को पाला जाता है फॉर दी सेल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे, ठीक, सॉरी सी होगा यहाँ पे, ठीक है। इंटेंसिव होता है जहाँ पर वो लैंड की बात करता है कि कम पार्ट ऑफ लैंड है और उसमें वो सारी चीज़ें हो रही, दैट वुड हैव बीन इंटेंसिव। ओके, चलो ठीक है। मैच दी आइटम्स इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आपको मैच करना है। ब्लू रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, राउंड रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, बताइए। तो ब्लू किससे एसोसिएटेड है आपका? फिशेस से, ठीक है। येलो की बात करेंगे ऑयल सीड से। राउंड है आपका पोटैटो, ये नहीं देखा था हम लोगों ने राउंड, तो राउंड ध्यान रखना पोटैटो। और गोल्डन की अगर बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर और हनी दोनों आ जाएगा, तो CADB। मिलेट्स आर ऑफन रेफर्ड, CAPF का क्वेश्चन है, मिलेट्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज climate resilient crops because they can grow on arid land with minimal inputs and maintenance. Millets are a good source of minerals, dietary fiber, antioxidant and protein. Millets including sorghum account for less than 3% of global grains trade. So millets are often referred to as climate resilient crops. Yes, climate resilient है because water intensive नहीं है, तो इसलिए जो arid lands हैं वहाँ पे ये ग्रो करी जा सकती है। मिलेट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, डाइटरी फाइबर, और ये 3% से भी कम अकाउंट करते हैं फॉर द ग्लोबल ग्रेन स्टेट। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आंसर क्या होगा? D 1, 2 and 3। ओके, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रागी क्रॉप ग्रोन इन इंडिया इज करेक्ट? तो भारत में उगाई जाने वाली रागी की फसल के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट इज़ अ मिलेट क्रॉप ग्रोन इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। यस, ड्रायर पार्ट्स में ग्रो करी जाती है। इट इज़, ठीक है, तो सही पूछा है, ये सही हो जाएगा आपका, क्योंकि साउथ इंडिया, क्योंकि भाई रागी अभी देखो ना, रागी के लिए रेड सॉइल चाहिए थी, और रेड कहाँ पे थी? ड्रायर पार्ट में थी। ये एक राबी क्रॉप है, नहीं खरीफ होती है, मिलेट्स जो होती हैं आपकी खरीफ होती हैं। इट इज़ अ रेनफेड क्रॉप ग्रोन ऑन रेड, लाइट, ब्लैक एंड सैंडी सॉइल। अच्छा, इट इज़ ग्रोन बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर एंड 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। यहाँ पे तो मल्टीपल सही लग रहे हैं, क्यों? ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज ये आपका गलत है। ठीक है, गलत इसलिए है क्योंकि ये राबी नहीं होगा, यहाँ पे खरीफ होगा। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, अगला है 12th नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोर देन 50% एरिया इज अंडर झूम कल्टिवेशन। झूम मतलब वही शिफ्टिंग वाला, तो किस में? मणिपुर, असम, सिक्किम या फिर आपका मिजोरम। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना 50% से भी ज़्यादा कहाँ है? मिजोरम में। ऑप्शन नंबर डी, 50% से भी ज़्यादा। और मिजोरम को हम किस नाम से जानते हैं, याद है आपको? मोलासेस बेसिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, मिजोरम को मोलासेस बेसिन के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज। तो फ्लड, बाढ़ किसकी आ गई? बाढ़ आ गई दूध की। दूध कैसा होता है? वाइट, वाइट एवोल्यूशन। फादर वर्गीज कुरियन, द मैन हु मेड एलिफेंट डांस। ठीक है, ब्लू फिशेस, येलो सैम पेट्रोडा, ऑयल सीड। ठीक है, और ग्रीन तो आप जानते ही हैं, जो आपका फूड क्रॉप्स हैं उससे। अगेन देखो वही क्वेश्चन है, CDS 2 2024 जो भी मैं बता रहा था। ठीक है, कीरा बाजरा जो है वही सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, बट लेकिन जो दूसरा वाला है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं होगा पहले का। ठीक है, दूसरा वाला सही एक्सप्लेनेशन नहीं होगा पहले वाले का। व्हाट इज़ कल्चरेबल वेस्टलैंड? कृषि योग्य बंजर भूमि क्या है? कृषि योग्य तो है लेकिन अभी बंजर है, कल्चरेबल वेस्टलैंड है। कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब है फैलो, खाली है 5 साल से ज़्यादा। शिफ्टिंग कल्टिवेशन का नाम है और देश का नाम लिखा हुआ, आपको मैच करना है। MS स्वामीनाथन, बिल्कुल फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया। ओवरऑल वैसे हम जानते हैं वर्ल्ड में किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। रोका जाएगा अगर आप ब्राज़ील में जाओगे, रोका जाएगा तो भी ठोका जाएगा। ठीक है, तो छेना, छेना कहाँ के लोग खाते हैं? श्रीलंका। ठीक है, तो 3-1 भी अगर आप कर लिए तो भी आपका उत्तर आ गया। मसोल ज़ायरे में, ये हमने पढ़ा नहीं था, और तमाराई भी हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर भी जितना पढ़ा था उससे भी आराम से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, पढ़ें, याद कर लें, ना करें वो हो जाएगा, लेकिन जितना हम लोगों ने देखा उससे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कल्टिवेटेड अंडर ड्राई लैंड फार्मिंग? शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस फसल की खेती नहीं करी जाती? ड्राई लैंड फार्मिंग का मतलब वो होता है, वो फार्मिंग जहाँ पर पानी ज़्यादा ना लगे। गन्ने में मैंने बताया था वाटर इंटेंसिव है। ठीक है, तो वही पूछा गया, नॉट है। तो ये सब तो मिलेट है, रागी, ज्वार। ठीक है, इनमें ज़्यादा पानी नहीं लगता, ये वाटर एफिशिएंट होती हैं। शुगर केन वाटर इंटेंसिव होती है, ग्राउंड नट भी आपकी वाटर एफिशिएंट होती है। ठीक है, चलो अगला है ये। ओके, ठीक है, चलो तो अब ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है। प्लांटेशन फार्म एस्टेट्स आर साइंटिफिकली मैनेज्ड, रिक्वायर्स हैवी कैपिटल, फार्म लैंड हैव मेनली फॉरेन ओनरशिप एंड लोकल लेबर, प्लांटेशन फार्मर्स रियर द एनिमल्स फॉर सेल। तो प्लांटेशन में साइंटिफिकल होगा बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना मेन उनका वो है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे प्लांटेशन फार्म होते हैं, जैसे लेस के जो चिप्स बनते हैं, आलू अलग वैरायटी के होते हैं, तो साइंटिफिकली उनको वो ग्रो किया जाता है, सो दैट कि ठीक वैरायटी के निकल के आए, यूनिफॉर्मिटी रहे उसमें। प्लांटेशन फार्मिंग रिक्वायर्स हैवी कैपिटल आउटले, हैव मेनली फॉरेन ओनरशिप एंड लोकल लेबर। ये गलत होगा, वहाँ पर एनिमल्स की रेयरिंग नहीं करी जाती। फॉरेन ओनरशिप का मतलब इंडिया में जो भी प्लांटेशन फार्मिंग शुरू करी गई, जैसे रबर साउथ इंडिया में, ठीक है, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ठीक है, इन सबको इंट्रोड्यूस किया था यूरोपियंस ने आके यहाँ पर। यूरोप, जैसे पोर्चुगीज़ अभी हमने देखा तम्बाकू वगैरह। ठीक है,
तो ये सब ये यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस किया, और यूरोपियंस क्या करते थे, यहाँ पर इंडियन लेबर का यूज़ करते थे। जैसे आपने मुथैया मुरलीधरन का नाम सुना होगा, श्रीलंका क्रिकेटर। ही इज़ एक्चुअल इंडियन, ठीक है, उनके रूट्स इंडियन है, लेकिन उनकी फैमिली को ब्रिटिशर्स ले गए थे श्रीलंकन फार्म्स में, टी गार्डन्स में काम करने के लिए गए थे। तो वो लोग गए थे, तो उनकी जो बहन थी, बहन लोग तो वापस आ गई थी इंडिया में, लेकिन मुरलीधरन वहीं के होके रह गए, तो श्रीलंका से खेलते हैं, ठीक है, खेलते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगले पे आते हैं। अगला करिए। डाउट, अगर मैं बात करूँ महानंदा की, तो एक्चुअल में सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से होती है, ठीक है। मेनली दार्जिलिंग हिल्स, आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया होगा उसमें, दार्जिलिंग हिल्स, ठीक है, स्नेह जी, उसमें मैंने आपको दार्जिलिंग हिल्स पढ़ाया होगा। तो सिक्किम से नहीं आती है वो, आपकी तीस्ता आती है वहाँ से, सोलामो लेक से तीस्ता। महानंदा आपकी दार्जिलिंग हिल्स से आएगी। पिंक सही है, येलो ऑयल सीड सही है, ब्लैक सही है, गोल्डन भी सही है। आंसर 1 2 3 4, एक सेकेंड, ओके सॉरी, गोल्डन तो आपका उससे था ना, एग तो पोल्ट्री तो सिल्वर था, ये सिल्वर था, और गोल्डन आपका हॉर्टिकल्चर और हनी था, हॉर्टिकल्चर एंड हनी, ठीक है। तो चौथा गलत हो जाएगा, 1 2 3। अगला, नॉट प्रोमिनेंट फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि कौन सा राज्य रोपड़ कृषि के क्षेत्र में उन्नत नहीं है? राजस्थान, असम, नागालैंड, केरला। केरला में तो यार होते हैं, आप देखो टी गार्डन्स होते हैं, असम में भी टी गार्डन्स होते हैं, यहाँ पर रबर वगैरह भी होती है, नागालैंड में भी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन राजस्थान में प्लांटेशन नहीं होता है। एस ने भारत के किसी राज्य में भ्रमण के दौरान समोच्च बांध, यानी कि कॉन्टूर प्लाइंग जो है नोटिस करिए, ये जुताई, समोच्च जुताई देखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से राज्य की पहचान करिए, कौन सा राज्य होगा? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या फिर राजस्थान। तो एस की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पर नोटिस किया होगा? ऑड वन आउट भी कर सकते हैं। कॉन्टूर बंडिंग कल हमने देखा था, सॉयल के कंजर्वेशन का एक मेथड है, जहाँ पर एक ग्रेडियंट एक स्लोप में क्या करते हैं, कुछ तो इस तरीके के बैरियर, कॉन्टूर बैरियर्स लगा देते हैं, पत्थर और कुछ थोड़ा बहुत घास फूस, सो दैट कि वाटर की जो वेलोसिटी, उसका जो वेग है वो धीमा हो जाए, और जो टॉप सॉयल जो इरोड हो रही थी, जो शीट इरोजन हो रहा था, वो ना हो। तो राजस्थान में हाइट है, हिमाचल में हाइट है, हरियाणा में, पंजाब में। तो ये सिर्फ ऑड वन आउट आपको करना था, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा राजस्थान में, क्योंकि पहली बात, राजस्थान में उतना हिली भी नहीं है और बारिश भी नहीं होती है कि यहाँ से पानी आएगा और वो जो है पानी उसको लेके चला जाएगा नीचे। हिमाचल में हिली है, ठीक है, हरियाणा में भी थोड़ा बहुत, क्योंकि बारिश वगैरह, पंजाब, राजस्थान में बारिश नहीं होती ना, तो इसलिए कॉन्टूर बंडिंग आप यहाँ पर देख ही कैसे सकते हो, आप खुद सोचो, ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला ये रहा आपका, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया होगा किस में, होगा किस में। तो अगर मुझे इन चारों में चूज़ करना है तो फिर मैं चूज़ करूँगा हिमाचल को, क्योंकि हिमाचल थोड़ा सा हिली है। पंजाब प्लेन्स है, हरियाणा भी प्लेन है, राजस्थान में तो बारिश ही नहीं होती है, तो वहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब मुझे लगा कि पूछा नहीं होगा, तो फिर इन चारों में से राजस्थान ही बेस्ट होता है, लेकिन पूछा है कहाँ पे होगा, तो हिमाचल में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। खरीफ है, और समन बोरो, इसके 3 डिफरेंट ग्रोइंग पीरियड्स हैं। अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया जो है भारत में इसी के तहत है। बहुत आसान है, और समन बोरो या फिर आप खरीफ सीधे। वीट तो राबी है, पल्सेस, पल्सेस भी आपकी राबी है, ठीक है। और अगर बात करें कॉटन, ये खरीफ है, बट आपकी ये जो होगा आपका क्या बोलते हैं, राइस, ये आपका खरीफ है। और खरीफ के अलावा असमन बोरो ये ईस्ट इंडिया में 3 वैरायटी में ग्रो किया जाता है। मिल्पा लड़ांग क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। मिल्पा कहाँ पर? एम से मिल्पा, एम से मेक्सिको, और लड़ांग इंडो पाक की लड़ाई होती है तो इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। अब बताओ, वेल ड्रेन्ड चाहिए, वेल ड्रेन्ड चाहिए, रिच फ्राइबल लोम्स चाहिए, आइडियल फॉर मिनरल, ठीक है, मिनरल्स, टेम्परेचर बिटवीन इतना चाहिए,
रेनफॉल इतना चाहिए, ऑल्टीट्यूड भी हल्का से हाइट भी चाहिए। कोकोनट को तो ऑल्टीट्यूड नहीं चाहिए ना, ठीक है, कैशनट को इतना ज़्यादा नहीं। मेन होगा यहाँ पे टी, चाय, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इन इंडिया कंज्यूम्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, सबसे ज़्यादा अधिक खपत भूमि जल की कौन करता है? उद्योग, कृषि, गृहस्थ या फिर खनन? तो आंसर होगा एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा कंजम्पशन करता है इसका। मार्केट गार्डनिंग क्या होता है? तो मार्केट गार्डनिंग की अगर बात करेंगे, ये थोड़ा सा हिंदी में वो है, ठीक है, रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो मार्केट गार्डनिंग की अगर बात करेंगे तो मार्केट गार्डनिंग क्या होती है? तो मार्केट गार्डनिंग होती है कि जहाँ पर एक गार्डन में कुछ तो लगाया जाता है, फल फूल सब्जी वगैरह, और लोग डायरेक्टली वहाँ से ख़रीदते हैं। जैसे कि तुम हो अमीर आदमी थोड़े से, ठीक है, तुम चाहते हो एकदम हम सीधे फार्म से ही लेके आए हैं, फार्म से लेके आए हैं जहाँ पर हमें पता हो कि किस तरीके से सब्जियाँ उगाई जा रही हैं, सीधे वहीं से लेके आए, तो उसको बोलते हैं मार्केट गार्डनिंग। फार्म बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, नहीं, बड़े साइज़ जो होंगे वो थोक में बेचेंगे वो, ठीक है, डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करके लेंगे वो, ठीक है। दिस इज़ प्रैक्टिस इन द एरियाज़ वेयर कंज्यूमर्स ऑफ लो इनकम ग्रुप आर लोकेटेड। बिल्कुल नहीं, जिनकी तगड़ी, अब जैसे हम लोग जाते हैं, तो हम लोग कहाँ जाते हैं? सब्जी मंडी जाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं। अब अगर हम किसी एक जगह से लेके आएंगे कि भाई हमने तुम्हें बांध लिया, ठीक है, तुम हम ही को बेचोगे, ठीक है, और हमें देखना है कैसे क्या उगाते हो, तो फिर यार महंगी देगा भाई वो, ठीक है। टमाटर फिर तुमको 10 रुपये किलो नहीं मिलेगा, तुमको फिर 50 रुपये किलो मिलेगा, जो 10 रुपये में अगर चल रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर लो इनकम ग्रुप में नहीं, हाई इनकम ग्रुप। इट इज़ वेल डेवलप्ड इन स्पार्सली पॉपुलेटेड, नहीं, जहाँ पर ठीक ठाक पॉपुलेशन होती है वहाँ पर ये चलते हैं। तो नेदरलैंड्स जो है, जो थोड़े से अमीर लोग रहते हैं वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पर चलता है। इस क्वेश्चन को करिए, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था। इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया दैन चाइना, यानी कि भारत में एरेबल एरिया का मतलब होता है जहाँ पर खेती करी जा सकती है, वो ज़्यादा क्षेत्रफल है, बिल्कुल सही है। द प्रपोर्शन ऑफ, सॉरी गलत है, ठीक है, तो इंडिया में नहीं है, मैंने आपको ये बताया भी था। द प्रपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया, जहाँ पर एक्चुअल में खेती होती है वो भारत में ज़्यादा है, ये सही है। हो सकती है वो चाइना में ज़्यादा है, लेकिन होती है वो भारत में ज़्यादा है। और एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन एग्रीकल्चर इज़ हायर, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा एग्रीकल्चर, हम ज़्यादा क्षेत्रफल में खेती भी करते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी भी अगर अच्छी होती तो चाइना तो बहुत पीछे होता हमसे। चाइना तो हर मामले में पीछे होता, लेकिन चाइना तो आगे है हमसे, ठीक है। क्या कहता था चाइना, क्या हो तुम? आज भी वही कहता है वो कि हो कौन तुम, क्योंकि जो गैप है इंडिया और चाइना के बीच में बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम भी पीछे थोड़ी ना, हम भी विश्व गुरु बन रहे हैं सपनों में। अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड? मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी क्या है? तो मीथेन और नाइट्रस, मैंने आपको बताया था राइस से, धान के जो खेत होते हैं वहाँ से खूब निकलती है। अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप? सिविल सर्विसेज 2021, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष फसल है? तो बहुत पानी लगता है इसको, तो ये सब होती हैं, ठीक है, ये सब होती हैं सनफ्लावर और जो मिलेट्स होती हैं, इनको कम पानी लगता है। तो नॉट पूछा है तो शुगर केन हो जाएगा, ठीक है। ग्राउंड नट एक रॉबी है, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली राबी नहीं हुई, खरीफ होगी, ठीक है, रफ सा नाम है, खरीफ रफ सा नाम है, ठीक है। सो पहला नहीं हो, गुजरात इज एन इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर ग्राउंड नट कल्टिवेशन, ये सही, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग, आज पता है खाना नहीं खाया, आज जो है ना कार्तिक पूर्णिमा, तो कथा वथा है आज, तो इसी वजह से आज खाना कुछ मिला नहीं है, ये समझ लो तुम, बिना खाना खाए जो है क्लास ली जा रही है आज, मतलब बिना नाश्ता किए। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेज्ड इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप? ये समझ नहीं आएगा, लेकिन अभी के लिए स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब है बायोमास कहाँ जाता है, लेकिन बायोमास अभी हमने पढ़ा नहीं है। मतलब पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे? भूमिगत जमीन में, चरवाह वाली में, ह्यूमन हैबिटेशन में तो बिल्कुल ही कम होगा, सबसे ज़्यादा जंगल में खड़ी हुई होगी, ठीक है, क्रॉप। हाउ टू अवॉइड ओवर थिंकिंग? भाई सफ़र चैनल को ज्वाइन करिए, सफ़र परमार को, सारे उसमें वही होगा, ठीक है, सारे उसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगे, सारे समाधान मिल जाएंगे आपको वहाँ पर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फार्मिंग इन इंडिया इज आर करेक्ट? ड्राई लैंड फार्मिंग इज कन्फाइंड टू द रीजन्स हैविंग एनुअल रेनफॉल लेस देन 100 सेंटीमीटर, उसको बोलते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। यस, जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर होती है ड्राई लैंड फार्मिंग। वेट लैंड फार्मिंग रीजन्स आर ऑफन ससेप्टेबल टू फ्लड, बिल्कुल, क्योंकि वेट लैंड मतलब गीली, यानी कि जहाँ बहुत बारिश होती है, तो दे वुड, ऑब्वियस बात है, वहाँ पर पानी ज़्यादा चाहिए तो भाई फ्लड वगैरह आने के चांसेस ज़्यादा होंगे ना वहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी।
और सॉइल इरोजन भी वैसे ही होता है, कल देखा था जब पानी आता है शीट इरोजन होता है, गली रिल इरोजन, गली गली इरोजन। चलो कौन सा सही है? ह्यूमस के बारे में कल पढ़ाए थे, ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो कहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स ह्यूमस कंटेंट इज हाई इन सॉइल। नो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो वो सब ह्यूमस बचता नहीं है। कोल्ड क्लाइमेट में बचता है, कोल्ड जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर ह्यूमस एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो होता है इसलिए। ग्रीन रेवोल्यूशन एज एन एग्रेरियन रेवोल्यूशन एम्ड एट रेवोल्यूशनाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन किससे है? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स? नो, ये हॉर्टिकल्चर अगर आपको याद है ना, तो आंसर होगा फूड ग्रेन्स। फिशरीज आपका ब्लू रेवोल्यूशन है। चलिए करिए कल्चर को, आखिरी क्वेश्चन है आपका। एपीकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, विटीकल्चर। एपी, एपी मतलब हनी, सही है। सेरी सिल्क, सिल्वी फॉरेस्ट्री, सही। विटी ग्रेप्स, तो चारों ही सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज जनरली बेनिफिटेड बाय द रेन कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इन इंडिया? तो किसको बेनिफिट मिलता है रेन जो भारत में होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज से? राइस, ठीक है। चलिए ये आप अभी करेंगे, ठीक है, खुद से कुछ कर लेते हैं यहाँ पर एसएससी और रेलवे वाले क्वेश्चन। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया? भारत में गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में, यूपी में, पंजाब में, तमिलनाडु में। तो गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश। नेम द लीडिंग कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? भारत में अग्रणी कॉफ़ी उत्पादक राज्य का नाम बताइए। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? कर्नाटक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, नेम द इंडियन स्टेट विद दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज? मैंगोज, मैंगोज कहाँ होंगे मैंगोज? तो मैंगोज टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर। In villages, trucks have no storekeepers and food. नहीं स्नेह, मेरे हिसाब से तो उसमें नेदरलैंड ही होगा। तुम्हें आवाज़ें आ रही हैं? मेरा पेट बोल रहा है कर 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 कर, एकदम खाली है आज, चूहे कूद रहे हैं आज पेट में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या? तो क्या पूछा था? मैंगोज। तो मैंगोज में भी आपका यूपी आएगा। 46। राबी क्रॉप को कब ग्रो किया जाता है? व्हेन दे आर सोन, बताइए। सर मेरा ओवर थिंकिंग रिड्यूस हो गया थैंक्स टू सफ़र परमार। अब आपको और वीडियोस देखने को मिलेंगी, जैसे कि विंटर्स में कैसे आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, कैसे और पढ़ना है, उस पर आपको वीडियो अभी देखने को मिलेगा जल्दी, ठीक है। एंड हाँ, ठीक है। राबी क्रॉप्स और मेडिटेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 6:30 बजे, जो सफ़र 3.0 करके आपको कोर्स दिखेगा, ठीक है, परमार एकेडमी एप्लीकेशन पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6:30 AM पे डेली हम लोग करते हैं, ओके। सो राबी की जो बुआई होती है विंटर्स के टाइम पे होती है एंड हार्वेस्टिंग अप्रैल के टाइम पे हो जाती है। ये आपकी खरीफ है, ठीक है। सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ऐसे ड्राई इज एंगेज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग टेक्निक्स। ड्राई लैंड फार्मिंग मतलब जहाँ पर जो फसलों को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, जोधपुर में है ये, ठीक है, एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनमें से खरीफ कौन सी नहीं है? कौन सी खरीफ नहीं है बताइए? हाँ, सिया राम जी उस पर भी आएगी, आलस को हटाने पे भी आएगी, दोनों उस पर, दोनों पे अभी वीडियोस लगी हुई हैं, ठीक है। तो नॉट अ खरीफ, नॉट अ खरीफ। राइस इज खरीफ, कॉटन इज खरीफ, वीट नॉट अ खरीफ, मस्टर्ड नॉट अ खरीफ, मेज इज खरीफ, बार्ले इज नॉट अ खरीफ। तो 3, 4, 6 ऑप्शन नंबर सी। बार्ले, मस्टर्ड, वीट सब देर अंग्रेजी नाम है ऐसे लग रहे हैं, तो राबी होगी, ठीक है। मेज कपास चावल खरीफ, ठीक है। बस्सी सगरा भोजका, ये क्या लिखा है? अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ओके। कहाँ पे लोकेटेड है? देवरावस, खेमरी, ये छोड़ दो यार, ठीक है। राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का है, थोड़ा सा राजस्थान वाले देख लेंगे, लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। करिए हिंदी इंग्लिश, हिंदी दोनों में ही है।
विच इज़ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट एंड टू अजम्पशंस यहाँ पे जो दिए हुए हैं उनमें से कौन से सही हैं, ये आपसे पूछा है। अ क्रॉप कैन नेवर बी ग्रोन फॉर द सेकेंड टाइम इन द सेम फील्ड, गलत है, कभी ग्रो ही नहीं करी जा सकती है। इफ़ अ डिफरेंट क्रॉप इज ग्रोन इन द सक्सेसिव सीजन, no additional nutrients such as fertilizer are required to be added to the soil. Question not only. If a different crop is grown in the successive season, no additional nutrients such as if a different crop. तो यहाँ पर ओनली अजम्पशन जो 2 होगा दैट वुड बी इम्प्लीसिट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगले पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। क्या चीज़? श्रिम्प आपका पिंक में आता है, ठीक है, पिंक में आएगा श्रिम्प, श्रिम्प, ओके। तो इज़ अ खरीफ, शुगर केन इज़ अ खरीफ। लडांग इंडो पाक की लड़ाई, ठीक है, तो अभी खुद से आप करेंगे क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चन तो यार काफ़ी है, कुछ ठीक ठाक वाले करा देते हैं, ये करो। द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज मोर फोकस्ड ऑन सदर्न इंडिया। थर्ड है, ये थर्ड होगा आपका। द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन एंश्योर्ड इन अचीविंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिक्योरिटी, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादा फोकस किया अगर हम देखें तो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन को। सेकेंड वाला साउथ इंडिया पे ज़्यादा फोकस नहीं था, इवन जैसे हमने पहला वाला देखा वो साउथ इंडिया में था और पंजाब वगैरह में था। फर्स्ट वाला ऐसा कुछ स्पेसिफिकली साउथ इंडिया पे फोकस नहीं था, ये जहाँ डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वहाँ पर फोकस था, नॉट स्पेसिफिकली इन दी साउथ इंडिया, ओके। पहला वाला बोल सकते हैं साउथ इंडिया पे फोकस था, ठीक है, वो होलिस्टिक था। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन होलिस्टिक नेचर का था, तो दूसरा गलत हो जाएगा। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन इज इंश्योर्ड इन अचीविंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिक्योरिटी, ठीक है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिक्योरिटी रहे, ये यहाँ पर था, ठीक है, मेन होलिस्टिक अप्रोच वहाँ पर था। पेंडा के नाम से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कहाँ पर जानते हैं? पेंडा के नाम से, पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर पामा डाबी है ना, वेस्ट बंगाल नहीं पड़ा था, और मध्य प्रदेश में देवर नहीं था, बेवर था, बेवर और दहिया, बेवर और दहिया। यहाँ पर आपका पामा डाबी और यहाँ पर आपका पोडू और पेंडा। बाकी तो बेसिक से क्वेश्चन है, आप करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 मेन फाइबर क्रॉप्स इन इंडिया? 2 मेन फाइबर क्रॉप्स कौन सी हैं? तो दीज आर आपकी रेयन नाइलॉन, ये फाइबर क्रॉप्स नहीं है, ये आर्टिफिशियल होंगे आपकी, ठीक है। वूल एंड सिल्क, कॉटन एंड जूट, ठीक है, कॉटन जूट और हेम्प पढ़ाया था, कॉटन जूट और हेम्प पढ़ाया था, जो मेन फाइबर क्रॉप में आएंगी, ठीक है। राबी कब बुआई करी जाती है? तो राबी की बुआई करी जाती है अक्टूबर, ठीक है, कटाई अप्रैल मई में करी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज़ अ मेजर क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग द जैद सीजन? तो मेजर क्रॉप क्या होती है जैद के टाइम पे? मस्टर्ड राबी होती है, मेज़ खरीफ होती है, वीट राबी होती है, वेजिटेबल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो बाकी आप खुद से करेंगे, ठीक है, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी पर हमारे जो एकेडमी यहाँ पे जो लोग बैच में ज्वाइंट होंगे उन लोगों को, तो बैच में आप बाकी फीचर्स को अवेल करने के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। और अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो आप 4.4.0 कूपन कोड का यूज़ करके कर सकते हैं। एंड हेयर वी आर डन विथ टुडेज लेक्चर, राइट, थैंक यू। 37 देखना है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है यार, वीट होगा, सॉरी गलत मार्क हो गया वो, ठीक है। राबी जो होता है उसके लिए हेल्पफुल होता है, राबी के लिए हेल्पफुल होता है वो, ओके। लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप होती है शुगर केन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुरेश कुमार जी, अंगद कुमार, क्या दिक्कत हुई है इसमें? लीस्ट वाटर एफिशिएंट शुगर केन होगा, बहुत पानी पीता है वो। हाँ तो भैया इसीलिए तो लगाए हैं 30 में, ए लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप है।
कब तक चलेगी ज्योग्राफी? इसी वीक तक चलेगी। हाइड्रोपोनिक क्या होता है? जहाँ पर मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये एक अच्छा डाउट पूछा है जिसने पूछा है, इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक को आप नोट करके चलिएगा यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है उसको वहीं पे नोट करिएगा, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की फार्मिंग लगाई जाती है। हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सॉइल की जगह वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हाँ, इकोलॉजी मैं अलग से कराऊंगा उसको, ठीक है। फिफ्टी एक्सप्लेन प्लीज़, 50 एक्सप्लेन करना है, ओके। 50 किसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं है, ऐसे एआई से बनाए हैं तो उसको छोड़ दो। मेन ये है कि भाई कौन सा इसमें इम्प्लिसिट है। जैसे पहला वाला तो गलत ही है कि अ क्रॉप कैन नेवर बी ग्रोन फॉर द सेकंड टाइम, फिर क्यों नहीं ग्रो करी जा सकती है सेम फील्ड में। और ये होता है कि जब दूसरी बार आप क्रॉप ग्रो करते हो तो उसको उतनी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ये वही एआई से थोड़ा हुआ बना हुआ क्वेश्चन है। चलो मुकेश जी करते हैं, आवाज़ का भी करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू एवरीवन, एंड मिलते हैं कल। कल हम लोग मिनरल्स करेंगे, ठीक है, खनिज।